हाय एवरीवन, वेलकम टू नीट पे जीत सीरीज। मैं हूं आदेश फ्रॉम लर्नो हब, एक ऐसा फ्री लर्निंग प्लेटफॉर्म जहां आप पढ़ सकते हैं मैथ्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी एब्सोल्युटली फॉर फ्री ओनली एट learnohub.com। तो बच्चों, आज के सेशन में हम डिस्कस करने जा रहे हैं हमारी नेक्स्ट यूनिट ऑफ द नीट बायोलॉजी सिलेबस, जो कि है दी प्लांट फिजियोलॉजी। और उस यूनिट का हम पहला चैप्टर ट्रांसपोर्ट इन प्लांट्स को टेकअप करने जा रहे हैं आज के सेशन में, जहां पर इस चैप्टर से रिलेटेड सारे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स को हम यहां पर डिटेल में कवर करेंगे, सो दैट एग्जामिनेशन में अगर इस पर्टिकुलर चैप्टर से कोई भी क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाए तो आप उसे कॉन्फिडेंटली और करेक्टली आंसर कर पाएं। सो स्टे ट्यून्ड विद मी अंटिल द एंड ऑफ दिस वीडियो, ताकि आपके सारे कॉन्सेप्ट्स हों एकदम क्रिस्टल क्लियर। सो विदाउट वेस्टिंग मच टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। तो आइए बच्चों, अब हम डिस्कस करते हैं हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, दैट इज ऑस्मोसिस। तो ऑस्मोसिस बेसिकली क्या है? तो ऑस्मोसिस अनदर एक प्रोसेस है जिसके थ्रू वाटर का मूवमेंट आपको देखने को मिलता है विद इन प्लांट्स। तो ये एक ऐसी डिफ्यूजन प्रोसेस है जो कि अक्रॉस मेम्ब्रेन बैरियर आपको देखने को मिलती है। सो दो सिस्टम्स के बीच में आपको एक बैरियर देखने को मिलेगा और उस बैरियर को हम बुलाते हैं द सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, या हम सिंपली उसको सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन या डिफरेंशियली परमिएबल मेम्ब्रेन भी बुलाते हैं। तो डिफ्यूजन तो आप जानते हैं ना क्या होता है? मूवमेंट फ्रॉम द रीजन ऑफ हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन। यहाँ पर ऑस्मोसिस में जो मूवमेंट होगा वो हमेशा सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स का होगा। तो रिमेंबर, हमेशा जो सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स हैं, मोस्ट ऑफ द केसेस में वाटर ही सॉल्वेंट होता है हमेशा। ओके, सो वाटर जो है उसका मूवमेंट फ्रॉम इट्स रीजन, याद रखिएगा, वाटर के रीजन ऑफ हायर कंसंट्रेशन से टू इट्स रीजन ऑफ लोअर कंसंट्रेशन अक्रॉस अ सेमी और डिफरेंशियली और सिंपली सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन। क्या होता है सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन? एक ऐसे मेम्ब्रेन जिसमें कि कुछ पोर्स प्रेजेंट हैं और उन पोर्स से केवल वही मॉलिक्यूल पास कर सकते हैं जो कि उस पोर्स के साइज के बराबर हों या उससे छोटे हों। अगर उस साइज से वो बड़े होते हैं तो इसका मतलब वो उस मेम्ब्रेन को क्रॉस नहीं कर पाएंगे। तो मतलब ऐसी मेम्ब्रेन जो कुछ मॉलिक्यूल्स को अपने थ्रू पास करने दे वाइल होल्डिंग बैक द अदर आर कॉल्ड द सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन और डिफरेंशियली परमिएबल मेम्ब्रेन और सिंपली सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। ओके, सो ये आपको जो मूवमेंट देखने को मिलता है ऑफ द सॉल्वेंट मॉलिक्यूल वो तब तक होता है जब तक कि इक्विलिब्रियम अटेन नहीं हो जाए। मतलब जो दो रीजन्स हैं या दो आपको सिस्टम देखने को मिल रहे हैं वहां पर इक्वल नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स ना प्रेजेंट हो। ठीक है, ओके, तो तब तक होता है जब तक इक्विलिब्रियम अटेन ना हो। तो इक्विलिब्रियम आते आते आपको दोनों तरफ, सिस्टम के दोनों साइड पे इक्वल नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल देखने को मिलेंगे। मतलब उनकी जो फ्री वाटर मॉलिक्यूल्स हैं वो इक्वल होंगे, मतलब उनका वाटर पोटेंशियल नियरली इक्वल होगा। सो एट इक्विलिब्रियम बोथ सिस्टम्स हैव सेम वाटर पोटेंशियल। ठीक है, तो आप इसको समझने की कोशिश कीजिए। मान लीजिए आपको यहाँ पर एक बीकर में एक सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन यहाँ पर ड्रॉ की गई है। एक तरफ पे आप देखिए यहाँ पर जो सल्यूट के कॉन्सेंट्रेशन है, देखिए ये जो रेड वाला रीजन है, दिस रीजन इज रिप्रेजेंटिंग वाटर, दैट इज माय सॉल्वेंट। ओके, और ये आपकी क्या है? दीज आर सॉल्यूट। तो जितने कम सॉल्यूट मॉलिक्यूल्स होंगे उतना ज़्यादा वाटर पोटेंशियल ना, जितने ज़्यादा सॉल्यूट पोटेंशियल है, सॉल्यूट मॉलिक्यूल्स हैं उतना कम वाटर पोटेंशियल। मतलब आप देखिए यहाँ पर वाटर मॉलिक्यूल ज़्यादा होंगे और यहाँ पर वाटर मॉलिक्यूल्स कम हैं क्योंकि सॉल्यूट मॉलिक्यूल ज़्यादा हैं। इसीलिए मूवमेंट कहाँ से कहाँ होगा? वाटर मॉलिक्यूल्स के हाई रीजन ऑफ कॉन्सेंट्रेशन से लो रीजन ऑफ कॉन्सेंट्रेशन की तरफ। मतलब वाटर मॉलिक्यूल्स अपने उस जगह से जहाँ पर वो ज़्यादा अमाउंट में प्रेजेंट है उस डायरेक्शन से मूव करेंगे ऑपोजिट डायरेक्शन में जहां पर वाटर मॉलिक्यूल्स कम है। और ये तब तक होगा जब तक कि वाटर मॉलिक्यूल्स ऑन बोथ द साइड्स आर नॉट इक्वल। ओके, तो उनका जो पोटेंशियल है, द वाटर पोटेंशियल, दैट रीचेस नियरली इक्वल वैल्यू जब इक्विलिब्रियम अटेन हो, तब तक ये मूवमेंट होगा। ओके ओके, और ये एक बेसिकली ऑस्मोसिस की जो प्रोसेस है वो स्पॉन्टेनियसली अकर करती है इन रिस्पॉन्स टू अ ड्राइविंग फोर्स। तो ये तब तक मूव करती है जब तक कि ड्राइविंग फोर्स इस पे वर्क कर रहा है। अब वो ड्राइविंग फोर्स क्या है? दैट ड्राइविंग फोर्स इज चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन। मतलब यहाँ पर जो सोल्यूशन है
उनके बीच में कॉन्सेंट्रेशन का जब तक डिफरेंस रहेगा तब तक ऑस्मोसिस अपने आप होगा। एक तरफ देखिए यहाँ पर सल्यूट का कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा है, ओके, तो इसका मतलब ये जो सोल्यूशन होगा दैट इज गोइंग टू बी कॉल्ड एज हाइपरटोनिक। मैं आपको ये टर्म यहीं पर इंट्रोड्यूस कर देता हूं। हाइपर मतलब होता है मोर, है ना, और टोनिक मतलब उसकी टोनिसिटी या फिर कॉन्सेंट्रेशन। तो यहाँ पर हम जो टर्म ले रहे हैं हाइपरटोनिक, वो सोल्यूट को रेफरेंस मान के ले रहे हैं। तो अगर सोल्यूट ज़्यादा है तो हम कहेंगे सोल्यूशन हाइपरटोनिक होगा। और अगर यहाँ पर देखिए इस साइड पे आपको ये जो पर्पल मॉलिक्यूल सोल्यूट के थे वो कम नजर आ रहे हैं, तो इनकी वैल्यू कम है ना, इनके नंबर कम है, इसलिए इस सोल्यूशन को हम बुलाएंगे हाइपोटोनिक। ठीक है, तो मूवमेंट हमेशा ऑस्मोसिस की प्रोसेस में हमेशा जो मूवमेंट होगा वो होता है फ्रॉम हाइपोटोनिक सॉल्यूशन टू हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। इस बात को आपको याद रखना है। सो ऑस्मोसिस में हमेशा यही डायरेक्शन ऑफ फ्लो होगा वाटर मॉलिक्यूल्स का। ठीक है, जिस तरफ ज़्यादा वाटर मॉलिक्यूल्स, क्योंकि हाइपो मतलब होता है लेस, और लेस मैंने बोला ये जो टर्म है हाइपो और हाइपरटोनिक वो हम सोल्यूट को रेफरेंस मान के करते हैं। तो मैंने बोला अगर हाइपोटोनिक सोल्यूशन मतलब यहाँ पर सोल्यूट लेस है, मतलब वाटर ज़्यादा है, और अगर मैंने बोला हाइपरटोनिक सोल्यूशन तो मैंने बोला है कि यहाँ पर सोल्यूट ज़्यादा है और वाटर कम है। इसीलिए फ्रॉम द रीजन ऑफ हाई वाटर कॉन्सेंट्रेशन टू द रीजन ऑफ लो वाटर कॉन्सेंट्रेशन मूवमेंट देखने को मिलेगा अक्रॉस सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। ठीक है, तो जो ड्राइविंग फोर्स है वो क्या है, चेंज इन दी कॉन्सेंट्रेशन। जब तक कि इन दोनों के बीच में वाटर के मॉलिक्यूल्स का जो कॉन्सेंट्रेशन डिफरेंस है वो सेटअप है, तब तक ऑस्मोसिस होती रहती है। ओके, सो दिस इज वन कॉन्सेप्ट। ओके, और जो नेट डायरेक्शन होगा मूवमेंट का, इवन आपका जो रेट होगा जो मूवमेंट का, दोनों ही चीज़ डिपेंड करती है प्रेशर ग्रेडियंट पे और कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट पे। मतलब जितना ज़्यादा डिफरेंस होगा इन दोनों के कॉन्सेंट्रेशन में सोल्यूशंस के, जैसे देखिए यहाँ पर बहुत ज़्यादा डिफरेंस है, यहाँ पर बहुत ज़्यादा सोल्यूट है और यहाँ पर बहुत कम सोल्यूट है, तो डिफरेंस ज़्यादा है ना इन दोनों के बीच में। इसीलिए जितना हायर कॉन्सेंट्रेशन होगा उतना ज़्यादा आपका मूवमेंट होगा, एंड इवन जितना ज़्यादा प्रेशर वाटर मॉलिक्यूल्स का होगा, क्योंकि देखिए इस साइड पे वाटर मॉलिक्यूल ज़्यादा है ना, वाटर मॉलिक्यूल ज़्यादा है तो वो ज़्यादा मूवमेंट भी फास्ट कर रहे हैं, जिसकी वजह से वो ज़्यादा रैंडमली कोलाइड कर रहे हैं, कोलाइड करने से ज़्यादा प्रेशर भी जनरेट कर रहे हैं। तो इस तरफ वाटर मॉलिक्यूल्स का प्रेशर ज़्यादा है, इस तरफ प्रेशर कम है, तो इसलिए प्रेशर का बीच में डिफरेंस भी है और साथ ही साथ इनके सोल्यूट के कॉन्सेंट्रेशन के बीच में भी डिफरेंस ज़्यादा है। तो इसी वजह से ये दो ही फैक्टर्स होते हैं जो कि ड्राइव करते हैं ऑस्मोसिस को। ओके, तो अगर प्रेशर कॉन्सेंट्रेशन की बात की जाए या फिर आप कह सकते हो एक ग्रेडियंट की बात की जाए, प्रेशर ग्रेडियंट की या फिर कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट की, दोनों ही ड्राइविंग फोर्स हैं एक तरह से टू डिसाइड कि ऑस्मोसिस कहाँ से कहाँ होगी। ओके, सो बोथ हैव देयर इम्पैक्ट ऑन दैट। ओके, आई होप इट्स क्लियर रिगार्डिंग ऑस्मोसिस नाउ। तो चलिए बच्चों, नाउ इट्स टाइम कि हम चेक करते हैं अपनी प्रोग्रेस की हमने आखिरकार ये जो कॉन्सेप्ट पढ़े थे रिगार्डिंग वाटर पोटेंशियल एंड ऑस्मोसिस वो हमें कितने समझ आए हैं। तो लेट्स सी अ क्वेश्चन। सो यहाँ पर बेसिकली हमको बोला जा रहा है इन द क्वेश्चन, स्टडी द फिगर गिवन बिलो वेयर टू चेंबर्स ए एंड बी। तो यहाँ पर आपको दो चेंबर्स दे रखे हैं ए एंड बी कंटेनिंग सॉल्यूशंस आर सेपरेटेड बाय अ सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। ठीक है, दैट मीन्स ऑस्मोसिस विल बी द प्रोसेस जो कि हम स्टडी करने वाले हैं। ओके, तो यहाँ देखिए ए चेंबर में आपको एक सोल्यूशन दे रखा है विद लेस नंबर ऑफ सोल्यूट मॉलिक्यूल। देखिए यहाँ पर ये जो पर्पल मॉलिक्यूल्स है दे आर रिप्रेजेंटिंग द सोल्यूट, और ये जो ब्लू रीजन है दैट इज रिप्रेजेंटिंग वाटर मॉलिक्यूल्स। ओके, और द वाटर रीजन। और बी चेंबर में यू विल फाइंड मोर सोल्यूट्स एंड लेस वाटर इन कंपैरिजन। ठीक है, तो अभी से हम पहले से ही कुछ चीज़ों को यहीं पर मार्क कर लेते हैं बिफोर गोइंग इनटू द क्वेश्चंस। तो बताइए मुझे, ए वाला जो सोल्यूशन है टोनिसिटी के बेस पे यानी कि कॉन्सेंट्रेशन के बेस पे बता सकते हैं कौन सा टाइप का होगा। तो जो सोल्यूशन ए है उसमें सोल्यूट का कॉन्सेंट्रेशन कम है, तो टोनिसिटी के बेस पे हम कहेंगे ये सोल्यूशन है हाइपोटोनिक, बिकॉज हाइपो मीन्स लेस। तो इसका मतलब ये सोल्यूशन कैसा हुआ, हाइपोटोनिक। ठीक है, व्हेन आई एम टॉकिंग अबाउट सोल्यूशन ए, एंड व्हेन आई एम टॉकिंग अबाउट सोल्यूशन बी, यहाँ पर सोल्यूट का कॉन्सेंट्रेशन देखिए कितना ज़्यादा है, पर्पल मॉलिक्यूल्स आर सो मेनी। इसका मतलब ये सोल्यूशन कहलाएगा हाइपरटोनिक। आई होप इतना कॉन्सेप्ट अभी तक क्लियर रहा है। ओके, चलिए क्वेश्चंस को पढ़ना स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आपसे बोला जा रहा है, सोल्यूशन ऑफ विच चेंबर हैज लोअर वाटर पोटेंशियल।
चलिए बताइए इन दोनों चेंबर में से कौन सा ऐसा सोल्यूशन है जिसका वाटर पोटेंशियल कम होगा। वाटर पोटेंशियल मतलब फ्री एनर्जी ऑफ वाटर मॉलिक्यूल, मतलब जितने ज़्यादा वाटर मॉलिक्यूल्स फ्री होंगे उतनी ज़्यादा उनकी वाटर पोटेंशियल होगा, जितने कम वो फ्री होंगे उतना कम उनका वाटर पोटेंशियल होगा। वाटर मॉलिक्यूल्स फ्री कम कब होते हैं? जब वो इंटरैक्ट कर रहे होते हैं सल्यूट से, मतलब जितने ज़्यादा सल्यूट मॉलिक्यूल्स बढ़ जाएंगे उतने कम फ्री वाटर मॉलिक्यूल्स नजर आएंगे सोल्यूशन में, इजंट इट? और कम फ्री अगर वो नजर आ रहे हैं इसका मतलब क्या हुआ, उनका वाटर पोटेंशियल भी घट जाएगा, है ना। तो मैंने आपको बोला था जितना सल्यूट डालते हैं वाटर पोटेंशियल घटता है, ठीक है। तो इसका मतलब कौन सा सोल्यूशन इन दोनों में से आपको नजर आ रहा है विद लेसर वाटर पोटेंशियल? दैट इज ऑब्वियसली सोल्यूशन बी। तो यहां पर हमारा आंसर होगा सोल्यूशन बी हैज लोअर वाटर पोटेंशियल, ठीक है। क्यों है वो मैंने आपको पहले ही बता दिया है। ओके चलिए देखते हैं हमारा सेकंड पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन, दैट इज सोल्यूशन ऑफ विच चेंबर हैज लोअर सोल्यूट पोटेंशियल। तो सोल्यूट पोटेंशियल यहां पर क्या हुआ, आप जानते हैं ना, सोल्यूट पोटेंशियल बेसिकली वाटर पोटेंशियल की ही वैल्यू है जो कि सोल्यूट के एडिशन से आपको देखने को मिलती है। तो सोल्यूट डालते डालते वाटर पोटेंशियल कितना वैल्यू से घट जाता है, वो जो फाइनल वैल्यू होती है दैट रिप्रेजेंट सोल्यूट पोटेंशियल। तो देखिए आपको बताना है कि इन दोनों में से किसका सोल्यूट पोटेंशियल जो होगा वो लोअर होगा। तो याद कीजिए सोल्यूट पोटेंशियल के बारे में जब मैं आपको पढ़ा रहा था तो मैंने आपको बोला था जितना ज़्यादा सोल्यूट डालते हैं उतनी ज़्यादा लोअर होती जाती है आपकी वाटर पोटेंशियल की वैल्यू, यानी कि इनफैक्ट सोल्यूट पोटेंशियल की वैल्यू, मतलब वो मोर एंड मोर नेगेटिव होती जाती है। तो जितने सोल्यूट मॉलिक्यूल्स आपको देखने को मिलेंगे उतनी लोअर होती जाएगी आपकी सोल्यूट पोटेंशियल की वैल्यू। ओके तो इसका मतलब क्या हुआ, दिस मीन्स सोल्यूशन बी ओवर हियर जो कि ज़्यादा सोल्यूट मॉलिक्यूल्स को पोजेस कर रही है दैट इज गोइंग टू पोजेस लेसर सोल्यूट पोटेंशियल। तो याद रखिए यहाँ पर भी आपका आंसर आएगा बी सोल्यूशन और सिंपली सोल्यूशन बी। आई होप इट इज क्लियर ना। ओके आपको अगर इस कॉन्सेप्ट में थोड़ी बहुत भी प्रॉब्लम है तो आप स्किप करके पीछे वाली स्लाइड्स भी देख सकते हैं, राइट। ओके देन वी सी our C option that says C question that in which direction will osmosis occur। तो osmosis कहाँ से कहाँ की तरफ होगी। तो osmosis के दो कॉन्सेप्ट हम ले सकते हैं। आपको पता है हाइपो से हाइपर की तरफ होती है हमेशा osmosis, या फिर हम वाटर पोटेंशियल के टर्म्स में भी देख सकते हैं। तो मूवमेंट हमेशा वाटर मॉलिक्यूल्स का होता है फ्रॉम हायर रीजन ऑफ वाटर पोटेंशियल टू द रीजन ऑफ लोअर वाटर पोटेंशियल। तो आपको पता ही है कि लोअर वाटर पोटेंशियल सोल्यूशन बी का है ना। तो इसका वाटर पोटेंशियल क्या है, कम है, तो दिस हैज लो वाटर पोटेंशियल एंड इसका वाटर पोटेंशियल हाई है। तो इसका मतलब हाई से लो की तरफ मूवमेंट आपको नजर आएगा, दैट मीन्स फ्रॉम ए टू बी चेंबर। अगर आप वाटर पोटेंशियल के कॉन्सेप्ट से नहीं देखते तो आप सिंपली हाइपो एंड हाइपरटोनिक सोल्यूशन के कॉन्सेप्ट से समझिए कि मूवमेंट हमेशा हाइपो से हाइपर की तरफ होती है, ठीक है, व्हेन वी आर टॉकिंग इन टर्म्स ऑफ सोल्यूट, ठीक है। और यहाँ पर हम वाटर मॉलिक्यूल्स के टर्म्स में देखते हैं इन केस ऑफ वाटर पोटेंशियल। तो इसका मतलब मूवमेंट कहाँ से होगा आपका, ए टू बी चेंबर। ओके लास्टली वी हैव द फोर्थ क्वेश्चन और द पार्ट विच सोल्यूशन हैज हायर सोल्यूट पोटेंशियल। भाई जिसका लोअर होगा उसका ऑपोजिट ही हायर होगा। तो लोअर सोल्यूट पोटेंशियल किसका था, चेंबर बी का, इजंट इट। तो इसका मतलब हायर सोल्यूट पोटेंशियल किसका हुआ, ऑब्वियसली दिस चेंबर ए। तो मतलब सोल्यूशन ए हैज हायर सोल्यूट पोटेंशियल, है ना। सो सोल्यूशन ए विल हैव हायर सोल्यूट पोटेंशियल। तो सोल्यूट पोटेंशियल क्या हुआ, मैं वापस बता रहा हूं, वाटर पोटेंशियल की वैल्यू जो कि सोल्यूट के एडिशन से आपको देखने को मिलती है। ओके चलिए देखते हैं अपने और पार्ट्स को। तो चलिए बच्चों अब हम देखते हैं द ई पार्ट। ओके सो ई पार्ट सेज एट इक्विलिब्रियम विच चेंबर विल हैव लोअर वाटर पोटेंशियल। तो बच्चों आपने पढ़ाई है वाटर पोटेंशियल जब इक्विलिब्रियम अटेन कर लेता है दैट मीन्स दोनों तरफ दोनों चेंबर्स में इक्वल वाटर पोटेंशियल देखने को मिलेगा। तो मतलब क्या हुआ, यहाँ पर किसी पे भी ज़्यादा वाटर पोटेंशियल नहीं होगा इक्विलिब्रियम पे और ना ही किसी पर कुछ कम वाटर पोटेंशियल होगा। बोथ द चेंबर्स विल हैव इक्वल और नियरली इक्वल वाटर पोटेंशियल। तो आप लिखेंगे एट इक्विलिब्रियम बोथ चेंबर्स will have equal water potential, ठीक है, इस बात को याद रखिएगा। देन वी मूव ऑन टू अवर
F part says if one chamber has water potential of -2000 kilopascal and the other has -1000 kilopascal, which is the chamber that has higher water potential? तो as the name suggests, मैंने आपको बताया था ना, जितनी ज़्यादा नेगेटिव वैल्यू होगी उतना कम पोटेंशियल होगा, isn't it? और जितनी कम नेगेटिव वैल्यू होगी उतना ज़्यादा पोटेंशियल आपको देखने को मिलेगा। तो देखिए मैंने आपको बोला था ना, नेगेटिव का इंटीजर इफेक्ट यहाँ लगता है। तो सिंस यहाँ -1000 किलोपास्कल और -2000 किलोपास्कल में कौन सी वैल्यू ज़्यादा है? दैट मीन्स -1000 किलोपास्कल की, राइट? तो -1000 किलोपास्कल हैज़ मोर वाटर पोटेंशियल दैन दी -2000 किलोपास्कल। सो ये याद रखिएगा, जितनी कम नेगेटिव वैल्यू उतनी ज़्यादा वाटर पोटेंशियल की वैल्यू, जितनी ज़्यादा नेगेटिव वैल्यू उतनी कम वाटर पोटेंशियल की वैल्यू। आई होप इट इज क्लियर नाउ। एंड देन वी मूव ऑन टू अवर लास्ट पार्ट, दैट इज what will be the direction of the movement of water when two solutions with water potential 0.2 million pascal and water potential with 0.1 million pascal are separated by a selectively permeable membrane। तो दो solutions हैं भाई, एक का आपको जो वाटर पोटेंशियल है दैट इज 0.2 मिलियन पास्कल दिया हुआ है और दूसरे का 0.1 मिलियन पास्कल, और दे आर सेपरेटेड बाय सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। तो मूवमेंट कहाँ से कहाँ होगा? तो मूवमेंट होता है फ्रॉम हायर वाटर पोटेंशियल टू द लोअर वाटर पोटेंशियल, और दोनों में आप जानते हैं कौन सी ज़्यादा वैल्यू बड़ी है? 0.2 ना, और 0.1 के बीच में 0.2 बड़ी है। इसका मतलब मूवमेंट हमेशा कहाँ से होगा? फ्रॉम दैट सोल्यूशन जो कि 0.2 मिलियन पास्कल पर प्रेजेंट है टुवर्ड्स द रीजन और द सोल्यूशन जो कि 0.1 मिलियन पास्कल पर प्रेजेंट है। सो आई होप ये सारे क्वेश्चंस जो आपको इस चेक योर प्रोग्रेस में दिए थे वो समझ आए होंगे। अगर आपसे ये इजीली सॉल्व हुए हैं दैट मीन्स आपका कॉन्सेप्ट यहाँ पर क्रिस्टल क्लियर है। तो आइए बच्चों, अब हम एक्सपेरिमेंटली कैसे डेमोन्स्ट्रेट करेंगे ऑस्मोसिस की प्रोसेस को, उसको समझ लेते हैं। तो यहाँ पर आपको एक एक्सपेरिमेंटल सेटअप दे रखा है दो सिचुएशंस में। पहली सिचुएशन को हम यहाँ पर समझने की कोशिश करते हैं जो कि रिप्रेजेंट कर रही है इनिशियल सिचुएशन, ठीक है, जब एक्सपेरिमेंटल सेटअप प्लेस किया गया था। तो देखिए यहाँ पर आपको एक बीकर जो कि वाटर से फिल्ड है वो नजर आ रहा है, जिसमें कि हमने उसको कांटेक्ट में रखा है विद दी शुगर सॉल्यूशन जो कि फिल्ड है इन अ थिसल फनल, ठीक है। तो एक थिसल फनल जिसके अंदर मैंने शुगर सॉल्यूशन फिल करके रखा है उसको प्लेस किया है इन दैट बीकर, और ये जो थिसल फनल का एंड है उस पर आपको एक सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन नजर आ रही है। तो सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन का प्रेजेंट होना ही इंडिकेट करता है दैट वी आर टॉकिंग अबाउट ऑस्मोसिस, बिकॉज सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन के विदाउट आपकी ऑस्मोसिस की प्रोसेस नहीं हो सकती है। सो इट इज अ मस्ट क्राइटेरिया जो कि होना ही चाहिए। ओके, सो ये जो सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन है ये सेपरेट कर रही है प्योर वाटर को फ्रॉम द सोल्यूशन और द शुगर सोल्यूशन जो कि थिसल फनल के अंदर प्रेजेंट था, ठीक है। ओके, नाउ व्हाट विल हैपन, स्लोली एंड ग्रेजुअली आप देखेंगे जो आपका लेवल था वाटर का वो धीरे धीरे रिड्यूस होने लगेगा, और जो इनिशियल लेवल था आपके शुगर सोल्यूशन का जो कि सपोज यहाँ तक था वो इंक्रीज कर जाएगा और वो एक हायर लिमिट पे पहुंच जाएगा जो कि आपको यहाँ पर इस सेकेंड फिगर में नजर आ रहा है। तो वाटर का सोल्यूशन डिक्रीज हुआ और फाइनल जो सोल्यूशन था वो सपोज इनिशियली यहाँ पर था और फाइनली वो यहाँ पर पहुँच गया। तो ऐसा क्यों हुआ? वाटर का आपको मूवमेंट देखने को मिला फ्रॉम दिस सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन इनटू दिस थिसल फनल जिसके अंदर ये शुगर सोल्यूशन फिल था। ऐसा क्यों हुआ उसको समझने की कोशिश करते हैं। तो आप जानते हैं यहाँ पर आपको प्योर वाटर देखने को मिला है और यहाँ पर सोल्यूशन देखने को मिला है शुगर सोल्यूशन का। तो यू रिमेंबर, अगर मैं इस कॉन्सेप्ट को समझाने की कोशिश करूँ फ्रॉम द कॉन्सेप्ट ऑफ वाटर पोटेंशियल, तो मैंने आपको बोला था जो प्योर वाटर होता है उसका वाटर पोटेंशियल हमेशा ज़्यादा होगा दैन दी वाटर पोटेंशियल ऑफ एनी सोल्यूशन, क्योंकि सोल्यूट के डिसॉल्व होने से ही सोल्यूशन बनता है ना, तो सोल्यूट के एडिशन से वाटर पोटेंशियल घट जाता है। दैट इज वाई हमेशा वाटर पोटेंशियल ऑफ प्योर वाटर ज़्यादा होगा इन कंपैरिजन टू एनी सोल्यूशन। तो इसका मतलब शुगर सोल्यूशन का जो वाटर पोटेंशियल था वो कम था और जो वाटर का वाटर पोटेंशियल था वो ज़्यादा था। और आपको पता है वाटर का मूवमेंट हमेशा हायर रीजन ऑफ वाटर पोटेंशियल से लोअर रीजन ऑफ वाटर पोटेंशियल में देखने को मिलता है, इसीलिए वाटर का इनवर्ड मूवमेंट देखने को मिला आपको इन दिस केस, राइट। तो सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन जो है वो एक बेसिकली बैरियर है जो कि इंश्योर करती है कि शुगर के मॉलिक्यूल्स बाहर नहीं आ पाए इन द वाटर। ओके,
ओके और इसको हम दूसरी तरह से भी देख सकते हैं इन केस ऑफ दोस सोल्यूशन जो कि हमने टोनिसिटी के बेस पे अंडरस्टैंड किया था, दैट इज हाइपरटोनिक एंड हाइपोटोनिक सोल्यूशन। तो आपको पता है क्योंकि शुगर सोल्यूशन है, इसमें सोल्यूट के मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होंगे। ओके इसका मतलब ये कंपैरेटिवली वाटर से क्या होगा, हाइपरटोनिक होगा। तो शुगर सोल्यूशन इस तरह पर हाइपरटोनिक है क्योंकि इसमें सॉल्वेंट के साथ साथ सोल्यूट भी प्रेजेंट है। ओके और सिंस यहाँ पर आपको सोल्यूट के मॉलिक्यूल्स वाटर में नहीं देखने को मिल रहे हैं, ये कंपैरेटिवली हाइपोटोनिक होगा। तो मैंने जैसे कि आपको बोला था कि हाइपोटोनिक से हाइपरटोनिक सोल्यूशन की तरफ ही हमेशा मूवमेंट देखने को मिलता है ऑफ वाटर इन केस ऑफ दी ऑस्मोसिस। इसीलिए वाटर से शुगर सोल्यूशन की तरफ वाटर एंटर करता हुआ नजर आया, जिसकी वजह से वाटर का लेवल तो डिक्रीज हुआ और जो लेवल था आपके शुगर सोल्यूशन का वो इंक्रीज किया इन द थिसल फनल। सो दिस इंडिकेट्स द process of osmosis. So this rise in the level of solution in the funnel is due to the process of osmosis. I hope demonstration of the process of osmosis is very clear to all of you. तो आइए बच्चों अब हम डिस्कस करते हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ द प्रोसेस ऑफ ऑस्मोसिस कॉल्ड द कॉन्सेप्ट ऑफ ऑस्मोटिक प्रेशर। तो भाई बच्चों ऑस्मोटिक प्रेशर क्या होता है उसको समझने से पहले हम क्विकली रिकॉल करते हैं अपनी पिछली स्लाइड के ऑस्मोसिस के डेमोन्स्ट्रेशन को, जहां पर मैंने आपको बताया था कि बीकर में मैंने कैसे वाटर फिल किया है और वो वाटर जो है वो कॉन्टैक्ट में है विद द शुगर सोल्यूशन जो कि एक थिसल फनल के अंदर फिल्ड अप है और दोनों ही सोल्यूशन आपस में कॉन्टैक्ट में है बाय अ सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन जो कि यहाँ पर नीचे नजर आ रही है। ठीक है, तो क्योंकि दोनों ही सोल्यूशंस के बीच में डिफरेंस था टोनिसिटी में या फिर आपके वाटर पोटेंशियल में, तो सिंस सुक्रोज सोल्यूशन या शुगर सोल्यूशन कंपैरेटिवली हाइपरटोनिक होगा, है ना, मतलब इसमें सोल्यूट ज़्यादा है, वाटर मॉलिक्यूल कम है, इजंट इट, इसलिए इसका वाटर पोटेंशियल कम होगा और वाटर वाली कंडीशन में ये कंपैरेटिवली हाइपोटोनिक होगा, मतलब यहाँ पर सोल्यूट कम होंगे और वाटर मॉलिक्यूल ज़्यादा होगा। वाटर मॉलिक्यूल ज़्यादा होंगे तो वाटर पोटेंशियल हाई होगा। तो मूवमेंट कहाँ से कहाँ देखने को मिल रहा था, हाइपो से हाइपर की तरफ या फिर आप कह सकते हो हाई वाटर पोटेंशियल से लो वाटर पोटेंशियल की तरफ मूवमेंट हो रहा है इनसाइड। ठीक है, आई होप इट इज क्लियर ना। और ये मूवमेंट कब तक होता था, आई टोल्ड यू ये तब तक होगा जब तक कि इक्विलिब्रियम सेटअप ना हो जाए दोनों सॉल्यूशंस के बीच में, मतलब वाटर पोटेंशियल के बीच में कोई डिफरेंस ना रह जाए या फिर जो टोनिसिटी के बीच में डिफरेंस है यानी कि जो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सोल्यूट के बीच में डिफरेंस है वो ना खत्म हो जाए। बट अगर मैं आपसे कहूँ कि ऐसा भी हो कि अगर इक्विलिब्रियम सेट होने से पहले ये इनवर्ड मूवमेंट रुक जाए तो आप क्या समझेंगे? एक्चुअली ये पॉसिबल है और ये होता है। दैट मीन्स इक्विलिब्रियम अटेन होने से पहले ही इनवर्ड मूवमेंट रुक जाता है, बिकॉज ये जो आपका वाटर अंदर की तरफ मूवमेंट हो रहा है ना, उसकी वजह से जो आपकी जो वाटर कॉलम की लेंथ है वो इंक्रीज कर गई इन दिस थिसल फनल, और ये जो वाटर की कॉलम की जो लेंथ है वो नीचे एक प्रेशर जनरेट करती है ड्यू टू ग्रेविटी, है ना। तो वो प्रेशर जो नीचे की तरफ जनरेट होता है वो इक्वलाइज कर देता है उस प्रेशर को जिससे कि वाटर अंदर की तरफ खिंचा चला आ रहा था। सो दैट मीन्स दोनों तरफ जो प्रेशर हैं वो इक्वलाइज हो जाते हैं, जिस वजह से देयर इज नो नेट मूवमेंट। और यही वो प्रेशर है जो कि एक्चुअली अगर हम अप्लाई करें पहले से तो ऑस्मोसिस की प्रोसेस होगी ही नहीं। देखिए मैंने आपको बोला है, इमेजिन कीजिए एक कंडीशन, मैंने बोला सिंस ये सुक्रोज सोल्यूशन है, सुक्रोज सोल्यूशन मतलब यहाँ पर सोल्यूट प्रेजेंट है ना इन द फॉर्म ऑफ सुक्रोज, इजंट इट। अगर सोल्यूट प्रेजेंट हैं तो आप जानते हैं उनका इफेक्ट क्या होता था वाटर पोटेंशियल पे। मैंने बोला था ना कि सोल्यूट जो हैं वो पुलिंग इफेक्ट शो करते हैं, मतलब अगर किसी भी सोल्यूशन में सोल्यूट ज़्यादा अमाउंट में प्रेजेंट होंगे वो पानी को अपनी तरफ खींचेगा। तो इसका मतलब वो जो सोल्यूट प्रेजेंट आपको नजर आ रहे थे इन दिस थिसल फनल वो वाटर को खींच रहे थे फ्रॉम द एक्सटर्नल एनवायरनमेंट, इजंट इट। जिस प्रेशर से वो वाटर को अपनी तरफ खींच रहे थे वो क्या कहला रहा था, एक तरह से ऑस्मोटिक प्रेशर, सॉरी ऑस्मोटिक पोटेंशियल या फिर आपका सोल्यूट पोटेंशियल। आई होप इट इज क्लियर देन। एंड अगर मैं एक्सटर्नली वो प्रेशर अप्लाई कर दूं, जितने प्रेशर से सोल्यूट पानी को अपनी तरफ खींच रहा था, अगर मैं वही प्रेशर एक्सटर्नली अप्लाई कर दूं पुशिंग करके, तो फिर क्या होगा, ऑस्मोसिस की प्रोसेस रुक जाएगी ना। तो पुलिंग इफेक्ट को अगर मुझे नलिफाई करना है तो आई विल हैव टू पुश द वाटर। तो इसीलिए अगर मैं एक एक्सटर्नल प्रेशर लगाऊं इक्वल इन एंड ऑपोजिट टू दैट ऑफ द प्रेशर जिसकी वजह से वाटर अंदर आ रहा था, तो फिर मेरा ऑस्मोसिस का प्रोसेस ही रुक जाएगा। सो बेसिकली द प्रेशर रिक्वायर्ड टू प्रिवेंट वाटर मॉलिक्यूल्स फ्रॉम डिफ्यूजिंग इन थ्रू द सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन इज कॉल्ड दी ऑस्मोटिक प्रेशर। मतलब ऐसा प्रेशर अगर जो मैं अप्लाई करूं जिसकी वजह से कोई भी मूवमेंट नहीं हो वाटर का इनसाइड
थ्रू द सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन वुड बी कॉल्ड दी ऑस्मोटिक प्रेशर। मतलब सीधी बात है, ऑस्मोसिस की प्रोसेस को रोकने के लिए हमें कितना प्रेशर अप्लाई करना पड़ेगा, पुश करना पड़ेगा, दैट इज गोइंग टू रिप्रेजेंट ऑस्मोटिक प्रेशर। ठीक है, तो याद रखिए आपका जो ऑस्मोटिक प्रेशर है वो डिपेंड करता है सोल्यूट पोटेंशियल पे, और सोल्यूट पोटेंशियल को ही मैंने याद कीजिए बोला था कि इसको हम बुलाते हैं एज ऑस्मोटिक पोटेंशियल, राइट। तो सोल्यूट पोटेंशियल की वैल्यू हमेशा कैसी होती थी, नेगेटिव, है ना। मतलब इसका एक पुलिंग इफेक्ट होता था, ये मैंने आपको पहले ही बताया था। तो जितना सोल्यूट प्रेजेंट होगा उतना ज़्यादा पुल करेगा वो वाटर को अपनी तरफ, राइट। तो ग्रेटर द सोल्यूट कॉन्सेंट्रेशन मोर विल बी द प्रेशर जो कि हमें अप्लाई करना पड़ेगा। देखिए जितने ज़्यादा सोल्यूट होंगे वो उतना ज़्यादा पानी खींचेगा, और मुझे अगर पानी को खींचने से बचाना है तो मुझे उतना ही प्रेशर, जिससे वो खींच रहा था उतना ही प्रेशर ऊपर से पुश करना पड़ेगा। तो जितना ज़्यादा ऑस्मोटिक पोटेंशियल उतना ज़्यादा ही ऑस्मोटिक प्रेशर अप्लाई होगा। तो दोनों ही इक्वल एंड ऑपोजिट होंगे, लाइक द न्यूटन थर्ड लॉ, राइट। तो न्यूमेरिकली अगर मैं कहूँ जो ऑस्मोटिक प्रेशर की वैल्यू होगी, ओके, ये है एक्चुअली द पुशिंग फोर्स जो हम एक्सटर्नली अप्लाई कर रहे हैं डाउनवर्ड्स, राइट। तो ये ऑस्मोटिक प्रेशर की वैल्यू ऑस्मोटिक पोटेंशियल की नेगेटिव वैल्यू होती है। मतलब दोनों के दोनों इक्वल हैं बट ऑपोजिट इन नेचर हैं, बिकॉज ऑस्मोटिक पोटेंशियल एक नेगेटिव फोर्स है और ऑस्मोटिक प्रेशर एक पॉजिटिव फोर्स है। ठीक है, तो आई होप यू गॉट द कॉन्सेप्ट ऑफ द ऑस्मोटिक प्रेशर नाउ। तो आइए बच्चों अब हम स्टडी करते हैं द बिहेवियर ऑफ प्लांट सेल्स इन डिफरेंट सोल्यूशंस। सो सोल्यूशंस को उनकी टोनिसिटी के बेस पे मैंने बेसिकली दो ब्रॉड कैटेगरीज में आपको पहले ही डिवाइड करके बता दिया था, बट यहाँ पर भी हम समझने की कोशिश करते हैं फ्रॉम द स्क्रैच अगेन कि बेस्ड ऑन कि सेल के रेफरेंस में बाहर का जो सराउंडिंग सोल्यूशन है या एनवायरनमेंट है वो किस तरीके का है, हम सॉल्यूशंस को तीन कैटेगरीज में कैटेगराइज करते हैं। सबसे पहली कैटेगरी होती है ऑफ द आइसोटोनिक सॉल्यूशन। सो आइसो वर्ड का मतलब आप जानते हैं, आइसो मीन्स होता है सेम, मतलब जिस सॉल्यूशन में सेल को प्लेस किया गया है उसका जो कॉन्सेंट्रेशन है और साथ ही साथ सेल का जो कॉन्सेंट्रेशन है सेल के अंदर, ओके, वो इक्वल है। मतलब दोनों तरफ आपको सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट के बीच में इक्विलिब्रियम नजर आएगा। ओके, तो इसका मतलब बाहर वाला जो सोल्यूशन है उसमें सॉल्यूट और सॉल्वेंट इक्वल अमाउंट में प्रेजेंट है। ओके, तो वाटर अंदर अगर एंटर भी करता है सेल के तो उतना ही वाटर बैलेंस करने के लिए बाहर भी आ जाएगा। सो सिंस वाटर की एंट्री और एग्जिट जो है वो बैलेंस्ड है, इक्विलिब्रियम में है, दैट मीन्स वाटर की एंट्री या एग्जिट से कोई शेप पर, मतलब सेल की शेप पर कोई इफेक्ट नहीं आएगा। दैट मीन्स शेप ऑफ द सेल रिमेन्स अनचेंज्ड व्हेन केप्ट इन द आइसोटोनिक सॉल्यूशन। ओके, देन वी मूव ऑन टू हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। तो हाइपो वर्ड का क्या मतलब होता है, हाइपो मीन्स होता है लेस, राइट। सो हाइपो मीन्स लेस, तो इसका मतलब यहाँ पर टोनिसिटी के बेस पे, क्योंकि हम टोनिसिटी हमेशा सॉल्यूट के कॉन्सेंट्रेशन से मैच करते हैं, तो दैट मीन्स यहाँ पर सॉल्यूट का जो कॉन्सेंट्रेशन होगा दैट विल बी लेस दैन दी सॉल्वेंट, जो कि इस केस में हमेशा वाटर ही रहता है प्लांट्स में। ठीक है, तो अगर लेस सॉल्यूट प्रेजेंट है देन वाटर, ओके, कहाँ पर, इन दी सराउंडिंग। अगर हम कंपेयर करें टू द सेल, तो सेल के कंपैरिजन में बाहर का जो सराउंडिंग है उसमें सॉल्वेंट ज़्यादा है, दैट मीन्स वाटर ज़्यादा है और सॉल्यूट कम है, तो एक्स्ट्रा वाटर विल एंटर इनटू द सेल ना, है ना। तो वाटर बाहर से अंदर एंटर करेगा, क्योंकि आपको पता है बाहर का सोल्यूशन हाइपो है और उसके कंपैरिजन में अंदर का जो सोल्यूशन है वो हाइपरटोनिक हो जाएगा। इसीलिए एंट्री होगी सेल के अंदर वाटर की, जिसकी वजह से सेल जो है वो एंड ऑस्मोसिस करेगा। मतलब एंड ऑस्मोसिस वर्ड समझिए, एंड मतलब होता है इनवर्ड्स, ऑस्मोसिस होगी मतलब पानी का मूवमेंट इनसाइड होगा ऑफ द सेल, और इस वजह से सेल जो होगा वो स्वेल्ड अप नजर आएगा, और इस कंडीशन को, इस स्वोलन कंडीशन ऑफ द सेल को हम बुलाते हैं टर्जिट कंडीशन। तो सेल हो जाएगा टर्जिट, राइट। ओके, इस पॉइंट को भी याद रखिएगा। देन वी हैव हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। तो हाइपर मीन्स होता है मोर, तो इस केस में टोनिसिटी से हम कंपेयर कर रहे हैं ना, तो यहाँ पर सोल्यूट का जो कॉन्सेंट्रेशन है वो ज़्यादा होगा दैन दी सॉल्वेंट, दैट इज वाटर ना। तो बाहर के एनवायरनमेंट में या सोल्यूशन में जो सेल के कंपैरिजन में पानी है उसका अमाउंट कम है, इसका मतलब पानी जो है वो सेल से बाहर एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में सेंड किया जाएगा, जिसकी वजह से सेल का जो कंटेंट है, सेल क्या कर रहा है, अपना पानी बाहर रिलीज कर रहा है ना बाय द प्रोसेस ऑफ ऑस्मोसिस, इसीलिए हम कहते हैं सेल अंडरगो करेगा
एक्स ऑस्मोसिस। तो एक्स ऑस्मोसिस मतलब एक्स मीन्स होता है एक्सटर्नल, बाहर की तरफ, राइट। तो यहाँ पर मूवमेंट ऑफ वाटर विल टेक प्लेस फ्रॉम द सेल इनटू द एक्सटर्नल एनवायरनमेंट एंड सेल बिकम हो जाता है श्रिंक, है ना। सेल या तो श्रिंक हो जाएगा, जिस कंडीशन को हम बुलाते हैं फ्लैसिड कंडीशन। तो श्रिंकिंग होने की कंडीशन को हम यहाँ पर बेसिकली फ्लैसिड बुलाते हैं या प्लाज्मोलाइज्ड कंडीशन भी बुलाते हैं। इसको हम आगे भी डील करेंगे, ओके। तो आई होप जो सेल्स का वेरियस बिहेवियर आपको देखने को मिला 3 टाइप के सॉल्यूशंस में, वो आपको समझ आए होंगे। तो आइए बच्चों, अब हम डिस्कस करते हैं कुछ टर्म्स को जो कि आपको देखने को मिलती हैं एज अ कॉन्सिक्वेंस ऑफ द प्रोसेस ऑफ ऑस्मोसिस, दैट इज टर्जिडिटी, टर्गर प्रेशर एंड वॉल प्रेशर। सो टर्जिडिटी से बिगिन करते हैं। सो एज आई टोल्ड यू इन माई प्रीवियस स्लाइड कि टर्जिडिटी वो बेसिक कंडीशन है जो कि अराइज करती है जब एक सेल को प्लेस किया जाता है एक हाइपोटोनिक सोल्यूशन में। और मैंने आपको बोला था जब आप किसी भी सेल को किसी हाइपोटोनिक सोल्यूशन में डालेंगे तो बाहर वाटर मॉलिक्यूल ज़्यादा होने की वजह से वो एंटर कर जाएंगे सेल के अंदर। सेल के अंदर उनकी अगर एंट्री होती है तो वो जाके वैक्यूल में फिल्ड हो जाएंगे और वैक्यूल का साइज इंक्रीज होगा। वैक्यूल का साइज इंक्रीज होगा तो वो साइटोप्लाज्म को पुश करेगा। तो ये जो ग्रीन कलर का साइटोप्लाज्म है वो पुश होगा आउटवर्ड्स और वो साइटोप्लाज्म प्लांट की सेल वॉल पर एक प्रेशर अप्लाई करेगा, ठीक है। तो उसकी वजह से आपका जो सेल है वो कैसा अपीयर होगा, स्वोलन होगा, राइट। तो ये जो स्वोलन कंडीशन आपको नजर आ रही है ऑफ द प्लांट सेल इज कॉल्ड द टर्जिडिटी, ओके। और बेसिकली हम इसको एक डिस्टेंडेड स्टेट भी कह सकते हैं जहां पर सेल ने अपना साइज एक्सटेंड कर लिया है, राइट। सो इट इज अ डिस्टेंडेड स्टेट ऑफ अ सेल व्हेन इट इज चार्ज्ड विद वाटर, मतलब उसमें जब वाटर मॉलिक्यूल ज़्यादा प्रेजेंट हो, ठीक है। और क्योंकि वाटर मॉलिक्यूल ज़्यादा प्रेजेंट हैं तो मैंने बोला वैक्यूल का साइज बढ़ा, वैक्यूल के साइज ने साइटोप्लाज्म को पुश किया और साइटोप्लाज्म जाके फाइनली पुश कर रहा है किसको, सेल वॉल को। इसीलिए जो प्रेशर साइटोप्लाज्म अप्लाई करता है ऑन द सेल वॉल इज कॉल्ड द टर्गर प्रेशर। तो आउटवर्ड प्रेशर एक्सर्टेड बाय द फ्लूइड सेल कंटेंट ऑन द वॉल ऑफ द सेल अंडर द फुल्ली टर्जिड कंडीशन। तो जब फुल्ली टर्जिड कंडीशन हो जाती है तो ये जो सेल का फ्लूइड कंटेंट है जो प्रेशर अप्लाई कर रहा है ऑन दिस सेल वॉल वुड बी कंसिडर्ड एज द टर्गर प्रेशर, ठीक है। तो मतलब सेल का जो कंटेंट है वो सेल वॉल पे एक प्रेशर लगा रहा है, पुश कर रहा है उसको। तो ये प्रेशर कैसा हुआ है, एक पॉजिटिव प्रेशर, ठीक है। तो रिमेंबर टर्गर प्रेशर एक पॉजिटिव प्रेशर है, ठीक है। अगर मैं बात करूं एक नेगेटिव प्रेशर की जो कि कहलाता है द वॉल प्रेशर। तो भाई मैंने बोला सेल का जो साइटोप्लाज्म है वो वॉल पे प्रेशर लगा रहा है, तो वॉल भी तो उसके रिस्पॉन्स में एक प्रेशर ऑपोजिट डायरेक्शन में लगाएगी ना, इक्वल मैग्नीट्यूड का। नहीं तो सेल जो है वो प्लांट सेल बर्स्ट नहीं कर जाएगा अगर अंदर का प्रेशर ज़्यादा होगा। तो अगर उसको इंटैक्ट रहना है तो वॉल को भी एक इक्वल एंड ऑपोजिट फोर्स या प्रेशर लगाना होगा ना, और उस प्रेशर को हम बुलाते हैं एज द वॉल प्रेशर। तो द इनवर्ड प्रेशर, देखिए टर्गर प्रेशर कैसा था, आउटवर्ड प्रेशर था, और जो वॉल प्रेशर है वो एक इनवर्ड प्रेशर है जो कि एक्सर्ट करता है the cell wall on the fluid content of the cell by the cell wall, right, under the fully turgid condition। तो यहाँ पर मैंने जैसे बोला कि ये टर्गर प्रेशर का डायरेक्शन है तो वॉल प्रेशर का डायरेक्शन कैसा होगा, इनवर्ड्स होगा, राइट। तो अगर मान के चलते हैं, और याद रखिएगा ये एक नेगेटिव प्रेशर है, तो इसका मतलब अगर एक सेल टर्जिड कंडीशन में सपोज आपको मैं बोलूं 10 बार्स का, पॉजिटिव 10 बार्स का टर्गर प्रेशर सेल वॉल पे अप्लाई कर रहा है, तो सेल वॉल जो है वो नेगेटिव 10 बार्स का प्रेशर अप्लाई करेगी ऑन दी सेल कंटेंट और दी साइटोप्लाज्म, ताकि सेल का जो एक्सटर्नल प्रेशर अप्लाई किया जा रहा है वो बैलेंस हो सके, नहीं तो सेल बर्स्ट कर जाएगा। इसीलिए कहते हैं टर्गर प्रेशर और वॉल प्रेशर जो हैं दे आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड बट ऑपोजिट इन नेचर। एक पुशिंग फोर्स है पॉजिटिव फोर्स और एक पुलिंग फोर्स है द नेगेटिव फोर्स। आई होप द कॉन्सेप्ट ऑफ टर्जिडिटी, टर्गर प्रेशर एंड वॉल प्रेशर इज क्लियर। तो बच्चों अब हम कुछ और टर्म्स जो कि अगेन आपको एज अ कॉन्सिक्वेंस देखने को मिलती हैं ऑफ ऑस्मोसिस, अगर बात की जाए स्पेसिफिकली तो एक्स ऑस्मोसिस की वजह से, तो वो टर्म्स यहाँ पर हम डिस्कस करने वाले हैं। दे आर फ्लैसिडिटी, प्लाज्मोलाइसिस एंड डी प्लाज्मोलाइसिस, ठीक है। तो बात करते हैं अपनी पहली स्टेट की, दैट इज द फ्लैसिडिटी। इस टर्म को समझने की कोशिश करते हैं। तो आपने ये वाली कंडीशन कब देखी थी बच्चों, याद है आप सभी को? देखिए अगर मैं एक सेल को, मैंने बताया था अगर हाइपरटोनिक सोल्यूशन में प्लेस करूं, सो हाइपरटोनिक सोल्यूशन में क्या होता था, सोल्यूट ज़्यादा होता था और वाटर कम होता था। इसीलिए
क्योंकि सेल एक हाइपरटोनिक सोल्यूशन में प्लेस्ड है, बाहर वाटर के मॉलिक्यूल्स कम हैं, तो वाटर मॉलिक्यूल्स फ्रॉम इनसाइड द सेल विल मूव आउट, है ना, और वो जब बाहर मूव करेंगे इस मूवमेंट को हम बुलाते हैं एज एक्स ऑस्मोसिस। ठीक है, तो धीरे धीरे जब सारा पानी बाहर जाने लगेगा तो आपका जो सेल का प्रोटोप्लाज्म है वो कैसा श्रंकन हो जाएगा, एक तरह से सिकुड़ जाएगा, इजंट इट। तो उस श्रंकन स्टेट को, उस कंडीशन को हम बुलाते हैं एज फ्लैसिडिटी। माइंड यू, आई एम टॉकिंग कि फ्लैसिडिटी एक कंडीशन है, रिमेंबर, ठीक है। तो द श्रंकन स्टेट ऑफ द सेल after having undergone X osmosis when it is kept in the hypertonic solution is called as flaccidity. Okay? अब अगर हम दो टर्म्स दैट इज प्लाज्मोलाइसिस एंड डीप्लाज्मोलाइसिस को समझें तो रिमेंबर ये जो टर्म्स हैं ये बेसिकली फिनोमिनन्स हैं, ये बेसिकली प्रोसेसेस हैं। मैंने बोला फ्लैसिडिटी एक स्टेट है। देखिए प्लाज्मोलाइसिस क्या है, देखिए ये फाइनल जो स्टेट आपको देखने को मिलता है जब सेल ने पूरा एक्सऑस्मोसिस कर लिया, वो फ्लैसिड कंडीशन है। अगर मैं बोलूं धीरे धीरे जब वाटर बाहर आ रहा होगा स्टार्टिंग में, ओके, तो धीरे धीरे ही तो साइटोप्लाज्म जो है वो श्रिंक कर रहा होगा ना, तो वो धीरे धीरे जो श्रिंकिंग की प्रोसेस होती है ड्यू टू बीइंग केप्ट इन द हाइपरटोनिक सोल्यूशन, वो कहलाती है एज द प्लाज्मोलाइसिस। तो प्लाज्मोलाइसिस क्या है? द प्रोसेस ऑफ श्रिंकिंग ऑफ द प्रोटोप्लाज्म फ्रॉम द सेल वॉल व्हेन इट इज प्लेस्ड इन द हाइपरटोनिक सोल्यूशन, ओके। और अगर डीप्लाज्मोलाइसिस की बात की जाए, डी मतलब होता है ऑपोजिट, तो अगर मैं इस कंडीशन को ऑपोजिट करना चाहता हूं, मतलब ये जो श्रंकन स्टेट है, मतलब ये जो श्रिंकिंग की प्रोसेस हो रही है, मैं इसको नॉर्मलाइज करना चाहता हूं, तो मैं क्या करूंगा, इस सेल को वापस से हाइपोटोनिक सोल्यूशन में डाल दूंगा, मतलब उस सोल्यूशन में जहां पर वाटर मॉलिक्यूल सराउंडिंग में ज्यादा हैं। तो क्या होगा, एक्स्ट्रा वाटर मॉलिक्यूल्स इस प्लांट सेल के अंदर आ जाएंगे और ये सेल वापस से नॉर्मल कंडीशन में रिटर्न कर जाएगा, मतलब इसका प्रोटोप्लाज्म वापस से इंक्रीज कर जाएगा और वो सेल वॉल के पास पहुंच जाएगा, ठीक है। सो द रिटर्न ऑफ अ प्लाज्मोलाइज्ड सेल टू इट्स नॉर्मल कंडीशन व्हेन प्लेस्ड इन द हाइपोटोनिक सॉल्यूशन इज कॉल्ड एज डीप्लाज्मोलाइसिस। सो आई होप आपको समझ में आया होगा प्लाज्मोलाइसिस और फ्लैसिडिटी में क्या डिफरेंस है। प्लाज्मोलाइसिस बेसिकली प्रोटोप्लाज्म की श्रिंकिंग को कहते हैं, राइट, और फ्लैसिडिटी वो फाइनल स्टेट होती है जब एक सेल ने कंप्लीटली प्लाज्मोलाइसिस कर लिया है, मतलब पूरा एक्सऑस्मोसिस से वाटर निकाल दिया है और फाइनली आपको सेल कैसा नजर आ रहा है उस श्रंकन स्टेट में, उस श्रंकन स्टेट को ही हम फ्लैसिडिटी कहते हैं। सो आई होप यू गॉट द कॉन्सेप्ट ऑफ फ्लैसिडिटी, प्लाज्मोलाइसिस एंड डीप्लाज्मोलाइसिस। तो चलिए बच्चों, अब हम बिगिन करते हैं एक और इंपॉर्टेंट टॉपिक को, दैट इज इम्बिबिशन, और सिंपली बहुत से लोग इसको इम्बाइबिशन भी कहते हैं। सो बेसिकली इम्बाइबिशन या इम्बिबिशन जो है वो एक अनदर टाइप ऑफ डिफ्यूजन ही है, राइट। सो ये एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें कोई भी लिविंग या डेड सेल, प्लांट सेल बेसिकली, अपने ड्राई या सेमी ड्राई कंडीशन में वाटर को अब्जॉर्ब करता है बाय सरफेस अट्रैक्शन। इस बात को समझिए, मतलब क्या है, बेसिकली कुछ प्लांट सेल अपने पहले तो सबसे पहले वो वाटर को अपने सरफेस पे अट्रैक्ट करते हैं, मतलब अब्जॉर्ब करते हैं। माइंड यू, आई एम टॉकिंग अबाउट द वर्ड अब्जॉर्ब। सो अब्जॉर्प्शन और एडजॉर्प्शन में फर्क क्या है? एडजॉर्प्शन मतलब होता है सिर्फ उस ऑब्जेक्ट की सबसे आउटरमोस्ट सरफेस पे वाटर के मॉलिक्यूल्स का अट्रैक्ट होना। जैसे इमेजिन कीजिए मैंने एक वुडन पीस को पानी में थ्रो किया और उसको हाल निकाल लिया, तो आप देखोगे उसके ऊपर, या रॉड को सपोज मैंने थ्रो किया, तो आप देखेंगे वाटर के मॉलिक्यूल्स ना उसके ऊपर एक थिन फिल्म बनाए हुए हैं, मतलब वो उसको अंदर तक नहीं पहुंचे। अगर मैं उसको रॉड को कट करूंगा या फिर उस वुडन पीस को कट करूंगा तो वो अंदर तक पानी नहीं पहुंचा होगा, बस उसकी आउटरमोस्ट सरफेस पे अट्रैक्टेड होगा, राइट। उस प्रोसेस को हम कहते हैं एब्जॉर्प्शन। तो इनिशियली इम्बिबिशन में क्या होता है, पानी जो सरफेस है प्लांट सेल के उस पर अब्जॉर्ब नहीं होता है, एब्जॉर्ब होता है, एंड लेटर ऑन वो अब्जॉर्ब होता है, ठीक है। तो इनिशियली सरफेस अट्रैक्शन से पानी जो है वो सरफेस पे आके अट्रैक्ट होगा एंड देन उसका इनवर्ड मूवमेंट होगा, दैट मीन अब्जॉर्प्शन होगा, ओके। सो द प्रोसेस ऑफ इम्बिबिशन क्या है? फिनोमिनन इन विच आपको लिविंग और डेड प्लांट सेल अब्जॉर्ब करते हैं वाटर बाय सरफेस अट्रैक्शन वुड रिप्रेजेंट इम्बिबिशन। तो इनको हम समझने की कोशिश करते हैं। फॉर एग्जांपल, आप दो ऑब्जर्वेशन जो आप बहुत कॉमनली देखते हैं, पहली कंडीशन, जो वुडन फ्रेम डोर्स होते हैं, ओके, आपको, और इवन विंडोज़ की बात की जाए, वो आपको रेनी डेज में ना कुछ फूली फूली सी नजर आती हैं, दे अपीयर टू बी स्वोलन इन द रेनी डेज।
वो भी इम्बाइबेशन की वजह से ही होता है। ओके, बिकॉज वुड क्या है, वुड बेसिकली रिप्रेजेंट करता है द सेकेंडरी जाइलम, और वो भी क्या है, एक सेल ही है, इजंट इट? और जाइलम जो है वो डेड टिश्यू है मोस्टली। सो डेड स्टेट की बात हो तब भी वाटर सरफेस अट्रैक्शन की वजह से अगर अब्जॉर्ब हो सकता है, देन वी कॉल इट इम्बाइबेशन। ओके, अगर बात की जाए इवन ड्राई सीड्स की, तो ड्राई सीड्स जो सूखे, आपको नॉर्मली आप चने ले लीजिए, सूखे चनों को अगर हम पानी में डाल दें तो वो कैसे फूल जाते हैं ना। तो इनिशियली उनकी तो सरफेस जो आउटरमोस्ट सरफेस जो लेयर थी वो तो डेड थी, वो भी प्लेस अगर की जाए इन द बीकर तो आप देखेंगे दिस स्वेल अप, और स्वेलिंग अप होने की वजह से उनका जो सीड कोट होता है वो रप्चर करता है। ओके, सो दे कॉज द सीड कोट टू बर्स्ट। तो एग्जाम्पल के तौर पे आप यहाँ पर दे सकते हैं, जैसे एक बीकर में मैंने पानी फिल किया है और ड्राई सीड्स को फिल किया, आप ओवरनाइट रखने के बाद नेक्स्ट डे देखेंगे तो वो ऐसे स्वेल्ड अप नजर आते हैं, एंड दिस इज ड्यू टू इम्बाइबेशन। ओके, और इम्बाइबेशन क्यों इंपॉर्टेंट है, उसका सिग्निफिकेंस देखिए कि अगर ये स्टेप नहीं होता तो कोई भी प्लांट जो है वो एक्चुअली में एग्जिस्ट ही नहीं करता, क्योंकि प्लांटलेट को बाहर आने के लिए सीड में से उस टफ सीड कोट को रप्चर करना होता है, इजंट इट? और सीड कोट तो हार्ड होती है, तो उसको हार्डनेस उसको रिमूव करने के लिए वाटर शुड बी अब्जॉर्ब्ड फर्स्ट, राइट ना? इसीलिए पहला स्टेप ऑफ जर्मिनेशन इम्बाइबेशन ही होता है, जहां पर सीड कोट वाटर को अपने सरफेस पे अब्जॉर्ब करता है और उसके बाद धीरे धीरे उसको अब्जॉर्ब करता है और स्वेल होता है। तो सीड कोट जो है जब वो स्वेल्ड अप होगा तो वो मॉइस्ट होने की वजह से रप्चर करेगा और अंदर जो प्लांटलेट है वो इमर्ज आउट करेगा। सो रिमेंबर, इट इज द फर्स्ट स्टेप इन सीड जर्मिनेशन एंड वाटर अब्जॉर्प्शन बाय द रूट्स, क्योंकि वाटर अब्जॉर्ब भी होता है रूट से ही, राइट? और रूट कि जो रूट हेयर होते हैं वो कांटेक्ट में होते हैं वाटर के, तो सबसे पहले वो वाटर जो के मॉलिक्यूल्स हैं वो रूट हेयर के सरफेस पे जाके अटैच होते हैं एंड धीरे धीरे वो अब्जॉर्ब होते हैं, राइट? सो दिस इज द फिनोमिना। तो इसका सिग्निफिकेंस क्या था? ये फर्स्ट स्टेप है इन द जर्मिनेशन प्रोसेस ऑफ द सीड एंड द अब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर बाय द रूट्स। सो आई होप द होल कॉन्सेप्ट ऑफ इम्बिबिशन और इम्बाइबेशन इज वेरी क्लियर। तो आइए बच्चों, अब हम बिगिन करते हैं विद अवर नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज द लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर। ठीक है, तो चलिए बच्चों, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वाटर जो है वो प्लांट्स के अंदर बेसिकली दो स्टेप्स में अकम्प्लिश होता है। सबसे पहले होता है अब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर फ्रॉम द सॉइल एंड सेकेंड इज द असेंट ऑफ सैप। तो देखिए, एक नॉर्मल प्लांट के अगर हम फिनोमेना को देखें अब्जॉर्प्शन की, तो अगर सपोज एक प्लांट है जिसके ये रूट सिस्टम है, ओके, आपको पता है ना जो रूट सिस्टम होता है वही कॉन्टैक्ट में होता है सॉइल के, तो मुझे वाटर का अब्जॉर्प्शन चाहिए और वाटर का सोर्स कहाँ है? इन द प्लांट इज वुड बी द सॉइल, राइट? तो सॉइल में जो वाटर मॉलिक्यूल्स हैं सबसे पहले वो तो रूट के अंदर पहुंचने चाहिए, है ना? तो इस प्रोसेस को हम कहते हैं द अब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर। तो फर्स्ट स्टेप जो होता है वो ट्रांसपोर्टेशन में वाटर के इज द, पहले तो अब्जॉर्ब करेंगे हम वाटर को फ्रॉम द सॉइल, उसके बाद जब वो वाटर इस रूट तक पहुंच जाएगा, अब इसको हमें प्लांट्स के हायर पार्ट्स तक पहुंचाना है। सो उसे हम कहते हैं असेंट ऑफ सैप, बिकॉज असेंट मतलब असेंडिंग ऑर्डर पढ़ा होगा आपने अपनी लोअर क्लासेस में, टू मूव फ्रॉम लोअर टू हायर वैल्यू ना। तो इसका मतलब यहाँ पर भी असेंट ऑफ सैप मतलब प्लांट का जो फ्लूइड है उसको हमें मूव कराना है फ्रॉम द लोअर हाइट्स टू द हायर हाइट्स, इसीलिए वी कॉल इट असेंट ऑफ सैप। ओके, आई होप नाउ द कॉन्सेप्ट इज क्लियर। ठीक है, तो वाटर का ट्रांसपोर्टेशन दो स्टेप्स में, पहले वाटर अब्जॉर्ब करो सॉइल से और उसके बाद उसको ऊपर तक पहुंचाओ। ओके, अब जो लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट है ना वाटर का, वो सिर्फ और सिर्फ डिफ्यूजन की प्रोसेस से अकम्प्लिश नहीं हो सकता, क्योंकि डिफ्यूजन एक बहुत ही स्लो प्रोसेस है। इफ आई टेल यू, एक नॉर्मल प्लांट सेल जिसका कि साइज अबाउट 50 माइक्रोमीटर होता है, इतना छोटा साइज से अगर पानी के मॉलिक्यूल्स को मूव करना है तो उसको करीबन 2.5 सेकेंड लगते हैं। सोचो, अगर सिर्फ 50 माइक्रोमीटर के एक डिस्टेंस को कवर करने में 2.5 सेकेंड लग रहा है, तो सोचो अगर जो प्लांट हाइट अबाउट 100 मीटर तक पहुंचते हैं उनको पहुंचने में तो कितने साल लग जाएंगे, राइट? तो इसीलिए दिस इज नॉट गोइंग टू बी अ फीजिबल प्रोसेस, मतलब डिफ्यूजन अलोन कैन नॉट बी द फोर्स जो कि वाटर को ट्रांसपोर्ट कर रहा है टू द हाइट्स। ओके, और याद रखिए, जो वाटर मिनरल्स एंड फूड्स हैं दे आर जनरली मूव्ड बाय मास फ्लो। ये बात मैंने आपको पहले भी बताई थी, जितने भी इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट्स होते हैं, वाटर होता है, मिनरल होता है, वो हमेशा बल्क में फ्लो करते हैं एक साथ। लाइक जैसे कि एक रिवर में वाटर जो है वो मूव करता है ना, ऐसे ही बल्क में आपको ये सारे सब्सटेंसेस वाटर, मिनरल्स एंड फूड मूव करते हुए नजर आते हैं विद इन दी प्लांट्स। ओके, सो वो मास फ्लो या फिर बल्क फ्लो में आपको मूव करते हुए नजर आएंगे, वे जो सब्सटेंस होते हैं दे आर स्वेप्ट अलोंग लाइक द
रिवर वाटर जो कि एक सेम पेस पे मूव कर रहा है, ओके। एंड बल्क फ्लो कैन बी अचीव्ड बाय बोथ पॉजिटिव एंड नेगेटिव प्रेशर्स। तो आप नेगेटिव और पॉजिटिव प्रेशर दोनों ही अप्लाई कर सकते हैं जिससे कि बल्क फ्लो हो सके। हो सकता है आप पॉजिटिव प्रेशर यानी कि नीचे से ही रूट से प्रेशर ऊपर की तरफ जनरेट हो रहा हो जिसकी पुशिंग की वजह से पानी ऊपर चढ़ रहा हो, या फिर एक नेगेटिव प्रेशर जो कि ऊपर से अप्लाई हो रहा है जिससे पानी ऊपर खींचा जा रहा है, पुलिंग हो रही है वाटर की, वो भी हो सकता है। तो पॉजिटिव प्रेशर मतलब एक पॉजिटिव प्रेशर वो होता है जहाँ पे पुशिंग होती है और एक नेगेटिव प्रेशर जिसमें पुलिंग होती है, राइट। तो ये जो बल्क फ्लो है, ये जो मूवमेंट है इन सब्सटेंसेस का, वो पॉजिटिव प्रेशर अप्लाई करने की वजह से भी हो सकती है और नेगेटिव प्रेशर अप्लाई करने की वजह से भी हो सकती है। देन जो बल्क मूवमेंट है उसको आप जानते हैं हमेशा वैस्कुलर टिश्यू के थ्रू ही होता है और उसको हम बुलाते थे ट्रांसलोकेशन। ये मैंने आपको पहली ही स्लाइड में बताया था ऑफ माय चैप्टर। सो ट्रांसलोकेशन ही वो प्रोसेस है जिसके थ्रू ये बल्क फ्लो अचीव किया जाता है थ्रू द वैस्कुलर टिश्यू। सो आई होप द बिगिनिंग और द कॉन्सेप्ट ऑफ लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर इज clearly understood by you। तो चलिए बच्चों बिगिन करते हैं विद द वेरी फर्स्ट स्टेप ऑफ द लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर, जो कि है द अब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर फ्रॉम द सॉइल, जो कि होता है फ्रॉम द रूट्स, राइट। तो वाटर अब्जॉर्प्शन जो है वो रूट्स के स्पेसिफिक रूट हेयर्स जो कि बहुत ही थिन वॉल्ड होते हैं वो कैरी आउट करते हैं, राइट। सो जो अब्जॉर्प्शन है वाटर का वो कभी भी अकेला नहीं होता है, इट इज अलॉन्ग विद सम मिनरल सॉल्यूट्स। तो कुछ मिनरल्स भी उसके साथ डिजॉल्व होकर एंटर करते हैं टू द रूट हेयर सिंपली बाय डिफ्यूजन। और एक बार वो डिफ्यूज होकर एंटर कर गए फ्रॉम दिस रूट हेयर तो वो पहुंच जाते हैं टू द एपिडर्मिस ऑफ द रूट। बिकॉज आपको पता है रूट का एनाटॉमिकल फीचर्स हमने पढ़े हैं, उसकी आउटरमोस्ट लेयर उसको हम एपिब्लेमा या एपिडर्मिस भी बुलाते हैं, और उसमें आपको एपिडर्मल सेल्स के ही लॉन्ग हेयर लाइक एक्सटेंशन देखने को मिलते हैं जिन्हें हम रूट हेयर्स बुलाते थे। तो ये जो रूट हेयर है ये बहुत ही थिन वॉल्ड है और ये सॉइल से वाटर को अंदर ऐसे लेगी, राइट। सो वाटर का मूवमेंट इनसाइड हो जाएगा और वो रीच कर जाएगा टू द एपिडर्मल सेल, ओके। अब एक बार पानी यहाँ एपिडर्मल सेल पे पहुंच गया तो अब ये दो रास्ते फॉलो करता है टू रीच अप टू द जाइलम, ठीक है, क्योंकि फाइनली वाटर का ट्रांसपोर्ट तो जाइलम के थ्रू होगा ना। तो जाइलम तक पहुंचने के लिए उसको दो रास्ते नजर आते हैं। तो देयर आर टू डिस्टिंक्ट पाथवेज। पहला पाथवे कहलाता है एपोप्लास्ट पाथवे एंड दूसरा पाथवे कहलाता है सिम्प्लास्ट पाथवे। सो एपो वर्ड का मतलब होता है विदाउट और प्लास्ट वर्ड को आप रिलेट कर सकते हैं विद द प्रोटोप्लास्ट। तो प्रोटोप्लास्ट बेसिकली एंटायर लिविंग पोर्शन को कहते हैं ना, मतलब अगर हम सेल के चारों तरफ की सेल वॉल को रिमूव कर दें तो उसे हम कहते हैं ऑब्वियसली द प्रोटोप्लास्ट। तो अगर मैं प्रोटोप्लास्ट को छोड़ दूं, मतलब आई एम टॉकिंग ओनली अबाउट द सेल वॉल, तो इसका मतलब ऐसा पाथवे जिसमें पानी जो है वो सिर्फ सेल की सेल वॉल को क्रॉस करता हुआ पहुंचेगा आगे तरफ until it reaches xylem is called apoplast pathway. So it is a network of interconnected cell walls, जिनसे या फिर आप interconnected cell wall भी कह सकते हैं और intercellular spaces भी कह सकते हैं। तो पानी हमेशा इन सेल वॉल्स के थ्रू जाता हुआ नजर आएगा। तो देखिए आपको पढ़ा है ना, रूट की एनाटॉमी पढ़ी थी, आपको आउटरमोस्ट लेयर एपिडर्मिस थी, उसके बाद सेवरल लेयर में आपको कॉर्टेक्स देखने को मिलता था। कॉर्टेक्स की सबसे इनर मोस्ट लेयर आपको देखने को मिलती थी कॉल्ड एंडोडर्मिस, और एंडोडर्मिस के बाद आपको पेरीसाइकिल और पेरीसाइकिल के बाद जाइलम वैस्कुलर बंडल देखने को मिल जाता था, राइट। तो देखिए वाटर फ्रॉम एपिडर्मल सेल, सपोज अगर एपोप्लास्ट पाथवे से मूव कर रहा है तो वो एपोप्लास्ट पाथवे से एपिडर्मल सेल को क्रॉस करेगा सेल वॉल के थ्रू, सेल वॉल के बाद वो मूव करेगा इनटू द एंडोडर्मल सेल। इतनी एंटायर प्रोसेस में आपने देखा है कि जो वाटर है वो कहीं पर भी प्लांट के सेल्स के साइटोप्लाज्म को क्रॉस नहीं किया। दैट मीन्स यहाँ पर मूवमेंट जो होगा इट इज गोइंग टू बी अवे फ्रॉम द साइटोप्लाज्म, ठीक है। तो वाटर यहाँ पर पहुंच गया इनटू द एंडोडर्मिस लेयर। अब एंडोडर्मल सेल्स की खासियत क्या थी, इफ यू रिमेंबर एंडोडर्मिस में आपको एक वैक्सी सब्सटेंस की डेपोजिशन नजर आती थी इन द फॉर्म ऑफ अ स्ट्रिप कॉल्ड कैस्पेरियन स्ट्रिप। तो ये जो कैस्पेरियन स्ट्रिप है एक वैक्सी सब्सटेंस जिसका नाम है सुबरिन, उसकी डेपोजिशन से डेवलप होती है। और ये जो सब्सटेंस होता है सुबरिन, ये वाटर इम्परवियस है, मतलब ये वाटर को अपने थ्रू मूव नहीं करने देता है। अगर ये पानी को अपने थ्रू मूव नहीं करने देगा मतलब आपका जो वाटर का मूवमेंट था अपॉन रीचिंग एंडोडर्मिस वो यहाँ पर ब्लॉक हो जाएगा ना, वो कैस्पेरियन स्ट्रिप को मूव या के थ्रू मूव नहीं कर पाता है, राइट। तो अब व्हाट विल हैपन, अब उसको एनी हाउ एंटर ही करना पड़ेगा इनटू द साइटोप्लाज्म,
ठीक है, तो याद रखिए अप टिल एंडोडर्मिस एपोप्लास्ट पाथवे फॉलो किया जा सकता है। एंड ये एक फास्ट मेथड है ऑफ वाटर ट्रांसपोर्ट बिकॉज यहाँ पर कोई साइटोप्लाज्म को आपको क्रॉस नहीं करना है, आपको वहाँ पर एक बैरियर नहीं देखने को मिल रहा है जिसकी वजह से आपकी प्रोसेस स्लो हो जाए। तो इसीलिए ये एक फास्टर मेथड है, इसलिए मोस्ट ऑफ द ट्रांसपोर्ट जो आपको प्लांट्स में देखने को मिलता है वो एपोप्लास्ट पाथवे में के थ्रू देखने को मिलता है। ठीक है, फिर अगर हम बात करें सिम्प्लास्ट पाथवे की, तो सिम्प्लास्ट पाथवे मतलब यहाँ पर आपका जो प्रोटोप्लास्ट है वो इन्वॉल्व है। मतलब क्या है कि वाटर जो है वो सिंपली यहाँ पर इंटरकनेक्टेड साइटोप्लाज्म के थ्रू मूव करेगा। और ये जो साइटोप्लाज्म है ये आपस में कनेक्टेड कैसे होते हैं? थ्रू दी कनेक्शन, साइटोप्लाज्मिक स्ट्रैंड की कनेक्शन जिन्हें हम बुलाते हैं प्लाज्मोडेस्माटा। तो यहाँ पर भले ही रिप्रेजेंट नहीं किया गया है बट यू हैव टू रिमेंबर कि दो सेल्स के साइटोप्लाज्म आपस में कनेक्टेड हैं बाय एन ओपनिंग कॉल्ड दी प्लाज्मोडेस्माटा व्हिच आई एम मेंशनिंग हियर। ऑल्दो यहाँ पर मेंशन नहीं है और यहाँ पर बना हुआ भी नहीं है बट यू हैव टू रिमेंबर कि प्लाज्मोडेस्माटा के थ्रू ही दो सेल्स के साइटोप्लाज्म इंटरकनेक्टेड है। तो वाटर जो है वो ऐसे साइटोप्लाज्म को एज क्रॉस करता हुआ पहुंच जाएगा अंटिल द जाइलम। ओके, तो सिम्प्लास्ट पाथवे में आपको मूवमेंट देखने को मिल रहा है थ्रू दी साइटोप्लाज्मिक स्ट्रैंड्स। ठीक है, तो यहाँ पर जो मूवमेंट होता है वाटर का दैट इज गोइंग टू बी स्लो बिकॉज यहाँ पर आपको जो साइटोप्लाज्म है उनकी जो आपकी फ्रिक्शन है वो एक तरह से एक नेगेटिव प्रेशर जनरेट करेगी जिसकी वजह से वाटर का जो मूवमेंट है वो थोड़ा स्लो हो जाएगा। तो साइटोप्लाज्म की जो विस्कोसिटी है वो एक तरह से अपोजिंग फोर्स जनरेट करती है एंड दैट इज वाई सिम्प्लास्ट पाथवे इज स्लाइटली लेस। बट रिमेंबर सिम्प्लास्ट पाथवे तो एंटायरली फ्रॉम रूट हेयर अंटिल जाइलम फॉलो किया जा सकता है बट एपोप्लास्ट पाथवे एंडोडर्मिस पे जाके को आगे क्रॉस नहीं कर सकता है। तो इसीलिए एंडोडर्मिस की कैस्पेडियन स्ट्रिप को क्रॉस करने के लिए वो सिम्प्लास्ट पाथवे अप्लाई करता है। उसके बाद पेरीसाइकिल में अगेन इट कैन हैव टू पाथवेज, या तो वो सिम्प्लास्ट पाथवे से ही जाइलम में एंटर कर जाए या फिर वो वापस से इस सेल वॉल के थ्रू यानी कि एपोप्लास्ट पाथवे अप्लाई करता हुआ पहुंच जाए इनटू द जाइलम। सो आई होप द कॉन्सेप्ट ऑफ दीज टू पाथवेज जिनके थ्रू वाटर का आपको ट्रांसपोर्टेशन या अब्जॉर्प्शन देखने को मिलता है अक्रॉस दी रूट सेल्स वो आपको समझ आया होगा। तो आइए बच्चों अब हम डिस्कस करते हैं द रोल ऑफ सर्टेन इंटरैक्शंस जो कि आपको देखने को मिलता है इन सर्टेन प्लांट्स रूट्स जो कि हेल्प करते हैं प्लांट रूट्स को वाटर और मिनरल अब्जॉर्प्शन में। तो इधर पर जो हम इंटरैक्शन लेने वाले हैं दैट इज कॉल्ड द माइकोराइजल एसोसिएशन। माइकोराइजा के बारे में आई होप यू रिमेंबर फ्रॉम द चैप्टर बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन वेयर मैंने आपको बताया था कि माइकोराइजा होता है एक सिम्बायोटिक एसोसिएशन बिटवीन अ फंगस and the roots of higher plants जैसे कि जिम्नोस्पर्म्स। तो जिम्नोस्पर्म्स जैसे हायर प्लांट्स की जो रूट्स होती हैं वो अक्सर कुछ फंगस के साथ एक म्यूचुअल बेनिफिटिंग रिलेशनशिप डेवलप करती हैं, एसोसिएशन डेवलप करती हैं विच आर कॉल्ड माइकोराइजे। और ऐसा रिलेशनशिप जो है वो प्लांट्स के लिए बेनिफिशियल होता है बिकॉज वो वाटर अब्जॉर्प्शन और मिनरल अब्जॉर्प्शन में उनको हेल्प करता है। ठीक है, तो देखते हैं कैसे दोनों ही पार्टनर्स फंगस एज वेल एज द रूट्स ऑफ हायर प्लांट्स एक दूसरे को बेनिफिट करते हैं। फंगस की बात की जाए तो फंगस की जो बॉडी होती है वो मोस्टली आप जानते हैं फिलामेंटस होती है, थ्रेड लाइक होती है ना। सो वो जो थ्रेड लाइक बॉडी है वो यंग रूट्स के चारों तरफ फंगस जो है वो पूरी तरह से एक नेटवर्क की तरह फैला देते हैं। सो दे स्प्रेड, दे फॉर्म अ नेटवर्क अराउंड द यंग रूट्स। एंड कई बार ऐसा होता है ये जो फिलामेंट्स होती हैं ना वो उन रूट्स के सेल्स को पेनिट्रेट तक कर जाती हैं। सो दे इवन पेनिट्रेट द रूट सेल्स। ऐसे में क्या होगा, जितना ज़्यादा ये फंगस बॉडी जो है वो रूट्स को कवर करेगी और उसको पेनिट्रेट करेगी उतना ज़्यादा सरफेस उस फंगस का कांटेक्ट में आएगा विद द रूट। और जैसे जैसे ये फंगस जो है वो वाटर और मिनरल सॉइल से अब्जॉर्ब करेगी वो सप्लाई करती जाएगी टू द रूट्स। इसका मतलब दे इंक्रीज द सरफेस एरिया फॉर मोर वाटर एंड मिनरल अब्जॉर्प्शन। क्लियर? ओके। और बात की जाए बदले में रूट्स क्या प्रोवाइड करते हैं, फंगस ने तो भाई रूट्स की हेल्प करी ना बाय हेल्पिंग देम इन अब्जॉर्बिंग वाटर एंड मिनरल्स। व्हाट अबाउट रूट्स? रूट्स ने क्या किया उनके बदले? तो रूट्स ने प्रोवाइड करता है उनको शुगर्स एंड नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड्स टू द माइकोराइजे ताकि ये जो फंगस हैं ये अपने आप को थ्राइव कर सके, सर्वाइव कर सके इन द प्रेजेंस ऑफ दीज फूड मटेरियल जो कि शुगर और नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड्स के फॉर्म में उन्हें सप्लाई होता है। राइट? कुछ ऐसे भी प्लांट्स हैं, एग्जाम्पल के तौर पे आई टेल यू द पाइनस सीड्स। कुछ ऐसे भी प्लांट्स हैं जो कि ऑब्लिगेट एसोसिएशन डेवलप कर लेते हैं विद माइकोराइजा। मतलब एक कंपलसरी रिलेशनशिप, ऑब्लिगेट मतलब होता है कंपलसरी, एक इंटरैक्शन होना। मतलब
ऐसे में अगर एक भी पार्टनर एब्सेंट हो तो दूसरे का सर्वाइवल रिस्क पर आ जाता है। तो पाइनस की जो सीड्स होती हैं, आई होप यू रिमेंबर पाइनस विच वाज अ जिम्नोस्पर्म, राइट। तो पाइनस की जो सीड्स होती हैं दे कैन नॉट जर्मिनेट एंड एस्टैब्लिश देमसेल्फ विदाउट द प्रेजेंस ऑफ माइकोराइज़ा। मतलब पाइनस की जो सीड्स हैं वो अपने आप को ना तो जर्मिनेट कर पाएंगी ना ही एस्टैब्लिश कर पाएंगी अगर उनके साथ फंगल या माइकोराइजल एसोसिएशन नहीं प्रेजेंट होगा। सो दैट इज वाई, दैट इज द सिग्निफिकेंस जो कि आपको देखने को मिलती है ऑफ माइकोराइजल एसोसिएशन विद द अब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर थ्रू द रूट्स। तो आइए बच्चों, अब हम स्टार्ट करते हैं द नेक्स्ट स्टेप ऑफ द लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर विच इज द असेंट ऑफ सैप। यानी कि हमने अब्जॉर्प्शन ऑफ रूट में पानी को सॉइल से अब्जॉर्ब तो कर लिया है और उसको जाइलम तक पहुंचा भी दिया है। अब जाइलम के थ्रू ये पानी ऊपर हाइट तक कैसे पहुंचाया जाएगा उसको हम स्टडी करने जा रहे हैं इन दिस सेगमेंट। सो असेंट ऑफ सैप बेसिकली अपवर्ड मूवमेंट है वाटर का जो कि फैसिलिटेट होता है बाय टू फोर्सेस। कौन कौन से हैं दो फोर्सेस? पहला है द रूट प्रेशर, ओके, एंड द अदर जो हम आगे पढ़ेंगे दैट वुड बी द ट्रांसपिरेशनल पुल। तो रूट प्रेशर बेसिकली एक पॉजिटिव प्रेशर है, इसके बारे में मैं आपको पहले से बता देता हूँ। तो मैंने आपको बोला था ना पॉजिटिव प्रेशर मतलब जो कि पुश करे वाटर के मूवमेंट को, ओके। तो आई हैड टॉट यू कि कैसे जो रूट्स होते हैं प्लांट्स के वो पानी को सॉइल से अब्जॉर्ब करते हैं, isn't it? तो पानी सॉइल से अब्जॉर्ब होना स्टार्ट हो जाता है। सो इनवर्ड मूवमेंट ऑफ वाटर वैस्कुलर टिश्यू तक पहुंच गया है ना, और जब पानी जाइलम के अंदर पहुंच गया है तो क्या होगा, उस जाइलम में धीरे धीरे पानी बढ़ रहा है ना। तो इमेजिन कीजिए यहाँ पर सपोज मैं एक जाइलम वेसल बना देता हूँ, तो पानी जो है वो रूट से अब्जॉर्ब होकर फाइनली जाइलम वेसल में पहुँच गया। अब जाइलम वेसल में पानी का लेवल जो है धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है, तो क्या होगा, धीरे धीरे जो पानी का लेवल है अंदर अब्जॉर्प्शन, कंटिन्यूस अब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर की वजह से इंक्रीज होगा और वो पुश करेगा पानी को टू मूव अपवर्ड। तो नए आने वाले पानी के मॉलिक्यूल पहले से प्रेजेंट पानी के मॉलिक्यूल्स को ऊपर की तरफ पुश करेंगे। धीरे धीरे जो ये प्रेशर है वो आपको पानी को सप्लाई करता हुआ नजर आएगा टू द स्टार्टिंग और द इनिशियल हाइट्स ऑफ द प्लांट। तो पानी अब्जॉर्ब हुआ, वो अंदर आ रहा हुआ पानी जो है वो एक तरह से प्रेशर लगा रहा है ऑलरेडी प्रेजेंट वाटर पे टू मूव अपवर्ड, और ये प्रेशर जो जनरेट होता है बाय द इनकमिंग वाटर थ्रू द रूट्स इज कॉल्ड द रूट प्रेशर। सो इट क्रिएट्स अ प्रेशर इनसाइड द जाइलम जिसे हम बुलाते हैं रूट प्रेशर। तो इनकमिंग वाटर जो प्रेशर जनरेट करेगा वाटर पे प्रेजेंट इन द जाइलम, रूट प्रेशर, ठीक है, ओके। पॉजिटिव प्रेशर है क्योंकि ये पुश करता है वाटर को टू अ स्मॉल हाइट्स इन द स्टेम, ओके। तो ये एक बहुत ही नॉमिनल प्रेशर है जो कि बहुत ही कम हाइट तक पानी को सप्लाई कर सकता है। आइए इसी के एक एस्पेक्ट को हम समझते हैं अपनी अपकमिंग स्लाइड में। तो आइए बच्चों, अब हम डिस्कस करते हैं एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट रिलेटेड टू द रूट प्रेशर। तो रूट प्रेशर का एक इंपॉर्टेंट कॉन्सिक्वेंस है दैट इज द प्रोसेस नोन एज गटेशन। तो कुछ ऐसे हर्बेशियस प्लांट्स हैं, हर्ब्स जानते हैं ना आप लोग, ऐसे प्लांट जिनकी ग्रीन स्टेम होती है, सॉफ्ट स्टेम होती है, जो कि ज़्यादा हाइट से ग्रो नहीं करते हैं, राइट। सो जो हर्बेशियस प्लांट्स होते हैं उनकी लीव्स में अक्सर ऐसा देखा जाता है कि उनकी लीव्स की मार्जिन पे आपको ऐसे वाटर ना ड्रॉपलेट्स के फॉर्म में ऊज आउट करती हुई नजर आती है। तो ये जो वाटर ड्रॉपलेट्स ऊज आउट कर रही है ना फ्रॉम द मार्जिन ऑफ सच लीव्स, वो होती है थ्रू स्पेशल पोर्स जिन्हें हम बुलाते हैं हाइड्रोथोर्स। तो इस ऊजिंग आउट ऑफ वाटर को हम बुलाते हैं एज गटेशन, राइट। सो द लॉस ऑफ वाटर एज ड्रॉपलेट्स, रिमेंबर गटेशन की प्रोसेस में वाटर ड्रॉपलेट्स के फॉर्म में लूज होता है फ्रॉम द प्लांट, फ्रॉम द स्पेशल पोर्स फाउंड अलोंग द मार्जिन्स ऑफ द लीव्स ऑफ हर्बेशियस प्लांट्स कॉल्ड दी हाइड्रोथोर्स। तो हर्बेशियस प्लांट की लीफ मार्जिन्स में प्रेजेंट स्पेशल पोर्स जिन्हें हाइड्रोथोर्स बुलाते हैं, उनसे वाटर का लॉस होना इन द फॉर्म ऑफ वाटर ड्रॉपलेट्स इज कॉल्ड गटेशन। और ये आपको कब देखने को मिलता है? दे आर सीन ड्यूरिंग अर्ली मॉर्निंग्स या फिर लेट इवनिंग जैसे कि नाइट्स में। तो ये ऐसी सिचुएशन में क्यों देखने को मिलता है? आपको पता है ना, अर्ली मॉर्निंग और लेट इवनिंग्स जैसे कि नाइट्स के टाइम पे इवेपोरेशन का जो रेट होता है वो बहुत कम हो जाता है। मतलब पानी जो है वो प्लांट्स पे जो ट्रांसपिरेशन की प्रोसेस से पानी लूज होता है ना, हम कहते हैं ट्रांसपिरेशन बेसिकली वाटर का इवेपोरेटिव लॉस ही है ना फ्रॉम द प्लांट, वो जो है वो बहुत कम हो जाता है। तो सपोज रात के टाइम की अगर बात की जा रही है और ये सपोज रूट सिस्टम है, मैंने ऐसे बना दिया रफली, ओके, और ये है सपोज लीफ।
तो मान लीजिए रात का टाइम है, वाटर का इवेपोरेशन हो नहीं रहा, मतलब जो एक्स्ट्रा पानी यहाँ से एंटर हो रहा था रूट्स के थ्रू, वो एक्स्ट्रा पानी बाहर निकाल दिया जाता है बाय द प्रोसेस ऑफ ट्रांसपिरेशन या इवेपोरेशन के थ्रू लूज करके, बट इवेपोरेशन ही नहीं हो रहा है। तो इसका मतलब क्या होगा, पानी तो कंटिन्यूसली सॉइल से अंदर एंटर कर ही रहा है ना, पानी तो अंदर आ ही रहा है, अब उसको जगह तो मिल नहीं रही है, वेयर विल इट गो, क्योंकि बाहर जो है पानी एक्चुअली लूज होता भी था इन द फॉर्म ऑफ ट्रांसपिरेशन, वो हो नहीं रहा है, इवेपोरेशन हो नहीं रहा है, तो फिर पानी जो है वो मूव आउट करेगा थ्रू द स्पेशल ओपनिंग्स जो कि इस लीफ के मार्जिन में प्रेजेंट होती हैं, कॉल्ड हाइड्रोथोड्स, और जो पानी मूव आउट करेगा वो भी होगा इन द फॉर्म ऑफ ड्रॉपलेट्स। ओके, सो इस तरीके से जब रूट प्रेशर हाई हो, क्योंकि पानी तो अंदर आ ही रहा है ना, तो अंदर से आने वाला पानी जाइलम में प्रेजेंट पानी को पुश तो कर ही रहा है ऊपर जाने को, और वो मूव करने के लिए उसको जगह नहीं मिल रही है, तो रूट प्रेशर जो है इस केस में क्या है, हाई है, और रेट ऑफ ट्रांसपिरेशन जो है वो क्या है, लो है, तो ट्रांसपिरेशन इज लो। इसीलिए व्हाट हैपेंस इज, रूट प्रेशर ज़्यादा होने की वजह से इनकमिंग वाटर जो है वो बाहर ऑलरेडी प्रेजेंट वाटर को पुश करेगा, और वाटर जो है वो पुश आउट होगा थ्रू द लीफ मार्जिन पोर्स कॉल्ड दी हाइड्रोथोड्स। तो इसीलिए ये आपको तब देखने को मिलेगा जब इवेपोरेशन लो हो और रूट प्रेशर हाई हो। सो आई होप द कॉन्सेप्ट ऑफ रूट प्रेशर एज एन इंपॉर्टेंट फोर्स जो कि असेंट ऑफ सैप में हेल्प करता है वो आपको समझ आया हो। तो आइए बच्चों, अब हम डिस्कस करते हैं अनदर फोर्स जो कि रिस्पॉन्सिबल है फॉर द असेंट ऑफ सैप इन प्लांट्स, जो कि है द ट्रांसपिरेशन पुल। सो बच्चों, ट्रांसपिरेशन पुल समझने से पहले आपको सिंपली समझना है कि ट्रांसपिरेशन क्या है। एंड आई नो आप सभी को अपनी जूनियर क्लासेस से ही पता है कि ट्रांसपिरेशन एक एक ऐसा टर्मिनोलॉजी है जो कि यूज़ किया जाता है टू रिप्रेजेंट इवेपोरेशन इन प्लांट्स। तो प्लांट्स के जो एरियल पार्ट्स होते हैं, मतलब वो प्लांट पार्ट जो कि सॉइल के अबव प्रेजेंट है इन द एयर, उनसे वाटर का लॉस होता है इन द फॉर्म ऑफ वाटर वेपर्स, जैसे कि नॉर्मल इवेपोरेशन में होता है, राइट। तो अगर प्लांट पार्ट से इवेपोरेटिव लॉस हो रहा है तो वी कॉल इट द ट्रांसपायरेशन। सो इट इज द इवेपोरेटिव लॉस ऑफ वाटर एज वाटर वेपर फ्रॉम द एरियल पार्ट्स ऑफ प्लांट्स। ठीक है, अब बात करते हैं ट्रांसपिरेशन पुल की। तो पुल वर्ड आ गया यहाँ पर, तो पुलिंग इज अ नेगेटिव प्रेशर अप्लाइड, राइट। तो पुलिंग करने में आप नेगेटिव प्रेशर जनरेट कर रहे हो ना, एक टेंशन क्रिएट कर रहे हो जिसकी वजह से पानी ऊपर खींचा चला आ रहा है। जैसे कि सपोज एक सिरिंज में, तो एक आप इंजेक्शन की सिरिंज लेंगे और अगर आप उसके पिस्टन को ऐसे ऊपर की तरफ खींचेंगे तो एक सक्शन प्रेशर, एक टेंशन जनरेट होता है जिससे पानी ऊपर चला आता है, राइट। वैसा ही कुछ ट्रांसपिरेशन भी करता है। तो ट्रांसपिरेशन पुल जो है वो एक नेगेटिव प्रेशर क्रिएट करता है जो कि पानी को पुल करता है फ्रॉम दी जाइलम वेसल्स। तो जाइलम वेसल से पानी धीरे धीरे ऊपर चढ़ने लगता है, बिकॉज अब्जॉर्प्शन में क्या होता है, पानी जाइलम तक पहुंच गया था, अब उस जाइलम से पानी को ऊपर हाइट्स तक पहुंचाना है। तो ट्रांसपिरेशन क्या करता है, लीफ से सपोज स्टोमेटा, दिन के टाइम पे स्टोमेटा ओपन है तो वाटर इवेपोरेट कराएगा। वाटर अगर इवेपोरेट होगा तो व्हाट विल हैपन, यहाँ पर पानी की हो जाएगी डेफिशिएंसी, राइट। तो अब यहाँ पर सपोज पानी कम प्रेजेंट है तो ये लीफ मांगेगा अपना पानी फ्रॉम द स्टेम। ये स्टेम इन केस इससे भी पानी आगे बढ़ गया तो वो मांगेगा किससे, फ्रॉम द नेक्स्ट स्टेम। ओके, एंड इस तरीके से स्टेम फाइनली मांगेगा, जो मेन स्टेम है वो पानी मांगेगी फ्रॉम द रूट्स और रूट्स लेगा पानी फ्रॉम द सॉइल। तो इसका मतलब क्या हुआ, जैसे जैसे ये प्रेशर बढ़ता जाएगा, द नेगेटिव प्रेशर, वैसे वैसे पानी का अपवर्ड पुल देखने को मिलेगा टू द हायर हाइट्स ऑफ द प्लांट। ओके, एंड अल्टीमेटली पानी जो है खींचा जाएगा फ्रॉम द सॉइल। तो देखिए, पानी के लॉस होने की वजह से जो, अगर मैं वाटर पोटेंशियल के कॉन्सेप्ट में थ्योरी को समझाऊं तो समझिए, पानी लीफ से लॉस हुआ तो मान के चलते हैं कि यहाँ पर जो पानी का लॉस है उसकी वजह से वाटर पोटेंशियल कम हो गया। इसका मतलब पानी जो फ्री मॉलिक्यूल्स यहाँ प्रेजेंट थे वाटर के लीफ के अंदर, वो ऑलरेडी जो कम थे वो ऑलरेडी और कम हो गए। और यहाँ पर मान लेते हैं कि आपको प्रेशर पोटेंशियल या वाटर पोटेंशियल देखने को मिला सपोज 1000 बार्स का, वो भी नेगेटिव, क्योंकि पानी यहाँ पर फ्री प्रेजेंट नहीं है। ओके, तो सॉल्यूट कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा हो गया ना, क्योंकि पानी तो चला गया, ओके, फ्री फॉर्म में। और अगर स्टेम की बात की जाए तो स्टेम में मान लेते हैं सपोज 500 नेगेटिव बार्स आपका वाटर पोटेंशियल है। ओके, एंड सिंस 500 नेगेटिव जो बार्स हैं वो रिप्रेजेंट क्या कर रहा है कि इधर पर वाटर पोटेंशियल हाई है, तो इसीलिए पानी जो है वो स्टेम से लीफ की तरफ मूव होगा। ओके, एंड अगर स्टेम से बात करें तो स्टेम में इतना नेगेटिव प्रेशर है, बट अगर बात की जाए रूट्स की तो रूट्स में मान लेते हैं कि 100
नेगेटिव बार्स आपको देखने को मिल रहा है प्रेशर, यानी कि इसकी वैल्यू और भी ज़्यादा है, मतलब रूट में वाटर पोटेंशियल और भी ज़्यादा है इन कंपैरिजन टू स्टेम। और आपको पता है पानी हमेशा हाई वाटर पोटेंशियल से लो वाटर पोटेंशियल की तरफ मूव करता है। तो 100 नेगेटिव बार्स वाले रीजन से, यानी कि रूट से वाटर मूव करेगा टुवर्ड द स्टेम। स्टेम में ऑब्वियसली यहाँ पर 500 नेगेटिव बार प्रेशर है, और अगर आप ऊपर देखेंगे तो यहाँ पर लीफ पे और -1000 बार जो है वो नेगेटिव प्रेशर डेवलप्ड है, तो उसकी वजह से और लोअर प्रेशर यहाँ जनरेटेड है। तो मतलब एक तरह से पुल हो रहा है ना वाटर का, क्योंकि वाटर हायर से लोअर वाटर पोटेंशियल की तरफ मूव करेगा। और रूट्स फाइनली, क्योंकि इस पर भी एक नेगेटिव प्रेशर जनरेटेड है ऑलरेडी, बिकॉज यहाँ पर सॉल्यूट डिसॉल्व होंगे, इजंट इट। अगर सॉल्यूट्स यहाँ प्रेजेंट है तो वाटर पोटेंशियल कम है, वाटर पोटेंशियल कम है तो वो अपने सॉइल जिसमें कि वाटर पोटेंशियल डेफिनेटली ज़्यादा होगा वहाँ से वाटर को अब्जॉर्ब करेगा इनसाइड इट, राइट। एंड इस तरीके से आप देखेंगे वाटर का अपवर्ड आपको मूवमेंट देखने को मिलेगा थ्रू दी एंटायर जाइलम वेसल्स। ओके, सो याद रखिए एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ट्रांसपिरेशन की एक सिग्निफिकेंट ये भी है कि जो एंटायर पानी हमारे रूट्स अब्जॉर्ब करते हैं उसमें से केवल 1% ही पानी ऐसा है जो कि फोटोसिंथेसिस में इस्तेमाल किया जाता है टू प्रिपेयर फूड। बाकी 99% वाटर जो होता है वो लॉस हो जाता है इन द प्रोसेस ऑफ ट्रांसपिरेशन, और वही 99% वाटर लॉस जो है ना वो वाटर को ऊपर तक खींचने में रिस्पॉन्सिबल है, ट्रांसपिरेशनल पुल को क्रिएट करके, राइट। सो लेस देन 1% ऑफ द टोटल वाटर reaching the leaves is used in photosynthesis, while rest of it is lost as water vapor in the process of transpiration through stomata. So I hope the concept of transpiration अभी आपको समझ आया है। आइए इससे कुछ रिलेटेड इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट और समझ लेते हैं। तो बच्चों, वाटर मूवमेंट जो कि ट्रांसपिरेशनल पुल के थ्रू होता है उसको स्टडी करने के लिए एक मॉडल बहुत पहले प्रपोज किया गया था बाय टू साइंटिस्ट नेम डिक्सन एंड जॉली इन द ईयर 1894। तो 1894 में जिस मॉडल को प्रपोज किया गया था ताकि वाटर का मूवमेंट बाय ट्रांसपिरेशनल पुल समझा जा सके, उसे हम बुलाते हैं द कोहेजन टेंशन ट्रांसपिरेशनल पुल मॉडल। सो अकॉर्डिंग टू दिस मॉडल कहा जाता है कि वाटर का जो मूवमेंट है अंडर द प्रेशर जनरेटेड बाय ट्रांसपिरेशन, तो रिमेंबर मैंने बताया था ना ट्रांसपिरेशन पुल जो है वो एक कैसा प्रेशर है, दैट इज अ नेगेटिव प्रेशर, राइट। तो ये एक नेगेटिव प्रेशर है, यानी कि ये वाटर को पुल कर रहा है अपनी तरफ। तो मान के चलिए कि यहाँ पर ट्रांसपिरेशनल पुल लग रहा है जिसकी वजह से वाटर मॉलिक्यूल ऊपर जा रहे हैं। सो ये नेगेटिव प्रेशर जो है वाटर को अपनी तरफ पुल कर रहा है बाय क्रिएटिंग अ टेंशन। सो इट क्रिएट्स अ टेंशन, राइट। सो ये टेंशन क्रिएट कर रहा है। फॉर एग्जाम्पल जैसे सिरिंज में अगर हम लोग उस पिस्टन को पुल करते हैं तो वो टेंशन क्रिएट होता है ना वैक्यूम क्रिएशन की वजह से, जिससे वाटर मॉलिक्यूल अपलिफ्ट होता है ऊपर की तरफ, इजंट इट। सिमिलर इज द सिचुएशन हियर। और यहाँ पर दो एक्स्ट्रा फोर्स और वर्क करते हैं। वाटर के मॉलिक्यूल्स, क्योंकि मैंने बोला था जो भी आपके वैस्कुलर टिश्यूज के थ्रू मूवमेंट होता है सब्सटेंसेस का, चाहे वाटर का हो चाहे सॉल्यूट्स का हो, वो बल्क में होता है। बल्क में मतलब होता है वो एक साथ एक पेस में फ्लो करते हैं, जैसे कि एक रिवर में वाटर फ्लो करता है वैसे ही यहाँ पर वाटर एक साथ फ्लो करते हैं। इमेजिन कीजिए अगर मैं स्ट्रॉ से वाटर को सक कर रहा हूँ या किसी भी सॉफ्ट ड्रिंक को सक कर रहा हूँ, तो व्हाट इज गोइंग टू हैपन, वाटर की कंटिन्यूअस फ्लो आपको आने को देखने को मिलती है इनसाइड योर माउथ, बिकॉज वाटर जो है वो मॉलिक्यूल बाय मॉलिक्यूल नहीं आता है, एक साथ बल्क में आते हैं बहुत सारे मॉलिक्यूल। तो ऐसा क्यों नहीं होता है कि मॉलिक्यूल एक के बाद एक आए एक टाइम में। सो इट इज़ बिकॉज ऑफ द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द वाटर मॉलिक्यूल, जिसे हम बुलाते हैं कोहेजन। तो कोहेजन मतलब क्या होता है, दो वाटर मॉलिक्यूल आपस में अट्रैक्टेड हैं, राइट। एंड साथ ही साथ जाइलम की थ्रू जब वाटर मूव कर रहा है तो जाइलम की वेसल्स और वाटर मॉलिक्यूल्स के बीच में भी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन देखने को मिलता है, दैट इज कॉल्ड एडहेशन। तो आपने नॉर्मली भी जानते हो ना कोहेजन मतलब क्या होता है, दो सिमिलर टाइप के सब्सटेंसेस के बीच में जो अट्रैक्शन फोर्स होता है दैट इज कोहेजन। इसीलिए दो वाटर मॉलिक्यूल के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा दैट इज गोइंग टू बी कोहेजन। एंड एडहेशन होता है दो अनलाइक सब्सटेंसेस के बीच में अट्रैक्शन। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर जाइलम की जो वॉल है और वाटर के मॉलिक्यूल के बीच में भी अट्रैक्शन है। अदरवाइज अगर ये एडहेशन का फोर्स नहीं होगा तो ये जो कॉलम है वो कोलैप्स कर जाएगा, राइट। तो वाटर के मॉलिक्यूल जो है वो कंटिन्यूअसली इसीलिए एक पेस में फ्लो कर रहे हैं बिकॉज वाटर के मॉलिक्यूल आपस में एक दूसरे से अट्रैक्टेड है बाय द फोर्स ऑफ कोहेजन, एंड वो कोलैप्स इसलिए नहीं करते हैं टुवर्ड्स ग्रेविटी बिकॉज
उनमें एडहेशन फोर्स भी देखने को मिलता है। और ट्रांसपिरेशन तो ऑब्वियसली आप जानते ही हैं कि टेंशन एक नेगेटिव प्रेशर क्रिएट करता है जिसकी वजह से वाटर अपवर्ड मूव करती है। सो इस थ्योरी को एंटायरली प्रपोज किया था दो साइंटिस्ट डिक्सन एंड जॉली ने, और इसको नाम हम दिए थे कोहेजन टेंशन ट्रांसपिरेशनल पुल थ्योरी और द मॉडल। आई होप all these things regarding the ascent of sap is very clear now. तो बच्चों, this was all for today from the chapter Transport and Plants. I hope आज के सेशन में डिस्कस किए गए सारे कॉन्सेप्ट्स आपको अच्छे से समझ आए होंगे। अब हम मिलेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में जहां पर हम इस चैप्टर के रिमेनिंग कॉन्सेप्ट्स को डील करेंगे और इस चैप्टर को करेंगे फिनिश। सो अंटिल देन टेक गुड केयर ऑफ योरसेल्फ एंड जैसा कि आप सभी जानते हैं, लर्न हाउ फ्री है पर बेस्ट है।